हाय एवरीवन, दिस इज विपुल अग्रवाल, आपका एजुकेटर। स्वागत करता हूं आपका साइंस एंड फन पर। बच्चों, आज मैं लेकर आ रहा हूं आपके लिए बिजनेस स्टडीज का एक और वन शॉट जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और ये काफी ज्यादा ना प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ा भी है, हमारी ना काफी ज्यादा ही रियल लाइफ से जुड़ा हुआ है। अब क्योंकि ये रियल लाइफ से जुड़ा हुआ है, ऑफ कोर्स मैं ये मान सकता हूं कि आप लोगों को इसे पढ़ने में बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, तो ये जो वन शॉट मैंने आपके लिए लेकर आया हूं उसका नाम है बच्चों इंटरनल ट्रेड। अब ट्रेड का मतलब आप लोगों ने पहले ही समझ रखा है कि ट्रेड का मतलब क्या होता है। अब वो ट्रेड के पार्ट भी मैंने आपको तब बताए थे कि इंटरनल ट्रेड होता है, एक्सटर्नल ट्रेड होता है। तो वो जो इंटरनल ट्रेड था उसको हम लोग इस चैप्टर के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इंटरनल ट्रेड के अंदर जो रिटेलर्स आते हैं, होलसेलर्स आते हैं, उनका काम होते क्या है। बात ही समझ में। तो अभी तक बच्चों आप लोगों ने क्या पढ़ा था? अभी तक बच्चों आप लोगों ने क्या पढ़ा था? आप लोगों ने पढ़ा था ट्रेड। क्या पढ़ा था? ट्रेड। एक ट्रेड का एक बेसिक सा मीनिंग पढ़ा था। इसका मतलब क्या था? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर प्रॉफिट। यही पढ़ा था कि किसी भी सर्विस को खरीद के प्रॉफिट लगाकर आगे बेच दो या किसी भी गुड्स को खरीद के प्रॉफिट लगाकर आगे बेच दो। अब ये जो ट्रेड होता था, ये जो ट्रेड होता था बच्चों, वो उसके दो वो थे। हो गया ठीक। ओ ये क्या हो गया? ओके, तो ये ट्रेड होता था बच्चों, उसके दो कंपोनेंट थे। तो दो जगह पर अगर हम ज्योग्राफिकल लोकेशन में इसको डिवाइड करेंगे तो एक जो ट्रेड होता था हमारा होता था इंटरनल ट्रेड, और एक होता था हमारा एक्सटर्नल ट्रेड। तो इंटरनल ट्रेड जो था वो हमारा होता था विद इन ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज, किसी कंट्री की ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर। आप इंडिया का मैप देखते हो, इंडिया के मैप पर एक लाइन बनी आती है कि हमारा इंडिया इस लाइन के अंदर है। तो वो लाइन जो मैप के ऊपर हमें दिखाई जाती है उस लाइन को बोलते हैं हम लोग ज्योग्राफिकल बाउंड्री। तो उस ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर जब बाइंग एंड सेलिंग दोनों होगी, मैं क्या बोल रहा हूँ, बाइंग भी और सेलिंग भी, दोनों जब उस ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर होगी तो उसे बोलेंगे हम लोग इंटरनल ट्रेड। तो विद इन ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज, विद इन जियोग्राफिकल बाउंड्रीज। और जब हम एक्सटर्नल ट्रेड की बात करेंगे तो ये होता है बियॉन्ड ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज, यानी कि इसके अंदर या तो जो परचेस कर रहे होंगे वो किसी दूसरी कंट्री से परचेस कर रहे होंगे, या फिर जो सेल कर रहे होंगे वो किसी दूसरी कंट्री को सेल कर रहे होंगे, या फिर किसी दूसरी कंट्री से परचेस कर कर किसी और कंट्री को हम लोग क्या कर रहे होंगे, सेल कर रहे होंगे। ठीक है, तो इंपोर्ट ट्रेड बेसिकली वो होता है जब हम किसी एक कंट्री से दूसरी एक कंट्री से हम लोग परचेस करते हैं। एक्सपोर्ट ट्रेड वो होता है जहां पर हम लोग सेल करते हैं किसी और कंट्री को। और एंटरपोर्ट ट्रेड होता है कि एक कंट्री से तो भैया इंपोर्ट करा और उसी गुड्स को हमने थोड़ा चेंज करके दूसरी कंट्री को एक्सपोर्ट कर दिया। ये चीज हम लोग पढ़ते थे। तो ये होता है बियॉन्ड ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज। ये चीज अभी तक आप लोगों ने पढ़ी है। ठीक है, इसके अंदर पता ही आप लोगों को तीन तरीके के इसके टाइप्स होते हैं, थ्री टाइप्स होते हैं इसके। एक होता है इंपोर्ट, एक होता है एक्सपोर्ट, और एक होता है एंटरपोर्ट। ओके, अब जो चीज हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्या? इंटरनल ट्रेड। और इंटरनल ट्रेड के तो भैया दो ही वो होते हैं, टाइप्स होते हैं। पहला क्या? होलसेल ट्रेड, और रिटेल ट्रेड। ये चीज आप लोगों ने पहले पढ़ रखी है, इतना आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है। एक चैप्टर के अंदर हमने इतना डिस्कस करा था, शॉर्ट के अंदर इतना आप लोगों ने पढ़ रखा है। हमारा जो इस चैप्टर के अंदर जो फोकस रहने वाला है वो किस चीज के ऊपर हमारा फोकस रहने वाला है? हमारा फोकस रहेगा बच्चों इंटरनल ट्रेड के ऊपर, यानी कि इसके ऊपर। दिस इज आर हमारा, ये हमारा क्या है, फोकल पॉइंट है।
यहाँ हमारा फोकस रहने वाला है। इस चैप्टर के अंदर हम लोग एक्सटर्नल ट्रेड की बात नहीं करेंगे, ट्रेड का मतलब जानेंगे, देन उसके बाद इंटरनल ट्रेड का मतलब जानेंगे, होलसेल ट्रेड का मतलब जानेंगे, रिटेल ट्रेड का मतलब जानेंगे, उनके फंक्शंस जानेंगे, ठीक है, उनकी सर्विसेज जानेंगे, ठीक है, ओके। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ, जिसे बोलते हैं लिंकेज ऑफ प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर, लिंकेज ऑफ प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर, ओके। मेरे को ना सिंपल सी एक बात बताओ, आज जो कुछ भी हम लोग कोई भी गुड्स हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, कोई भी गुड्स, ठीक है, कोई भी गुड्स, आप अपने हाथ में जिस फोन के ऊपर आप मेरी ये वीडियो देख रहे होंगे, जिस लैपटॉप के ऊपर आप मेरी वीडियो देख रहे होंगे, ठीक है, आप वीडियो देखते देखते कुछ भी खा रहे होंगे, आपने जो कपड़े पहन रखे होंगे, वो आप कंज्यूम कर रहे हो। बेसिकली आप एक कमोडिटी की यूटिलिटी को कंज्यूम कर रहे हो, एक कमोडिटी को कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है, ये हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा था। क्या बच्चों कभी आप लोगों ने सोचा ये बनाता कौन होगा? कभी सोचा आप लोगों ने कि बनाता कौन होगा? और जब कोई बनाता होगा और उसने बनाकर तैयार कर दिया होगा, लेकिन ये आप तक पहुंचा कैसे होगा? कभी आपके दिमाग में थॉट आया? क्योंकि हमने एक बात को अगर मैं डिस्कस करूं, बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल बोलूं, कि कुछ भी हम लोग अगर चीज यहाँ पर कंज्यूम करते, फॉर एग्जांपल हम लोग मैगी खाते हैं। अब मैगी आप लोगों ने देखा होगा इंडिया के ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हर घर में खाई जाती है। क्या बेटा मैगी हर शहर में बनती है? नहीं। क्या मैगी को बनाने वाले प्रोड्यूसर अलग अलग हैं? नहीं। तो मैं कह सकता हूं मैगी बहुत कम जगह बनती होगी, और क्योंकि वो बहुत कम जगह बनती है, बहुत कम लोकेशंस पे वो बनती है, वहां से उसे डिस्ट्रीब्यूट करा जाता होगा, वहां से उसे सेल करा जाता होगा, भेजा जाता होगा आप लोगों के पास तक। और क्योंकि आप प्रोड्यूसर ने किसी तरीके से मैकेनिज्म बनाकर आप लोगों के पास उस मैगी को भेजा, तो उसके बीच में कुछ ना कुछ लिंकेज तो जरूर होगा, कोई ना कोई मैकेनिज्म जरूर होगा, आया ना? कभी ये चीज आपने सोचा, कभी ये क्यूरियोसिटी आपके दिमाग में आई कि यार जो भी चीजें हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, ये बना तो बहुत ज्यादा कम जने रहे होंगे, लेकिन वहां से ये हमारे पास आया कैसे? क्या रोल रहा होगा बीच वाले पर्सन का? उन बीच वाले जो इंटरमीडियरीज अगर मैं बोलूँ तो उन पर्सन को बोला क्या जाता है, तो वो चीज हम लोग देखेंगे। देखो बेसिकली किसी भी गुड्स का जो प्रोडक्शन होता है वो करता कौन है? प्रोड्यूसर करता है। प्रोड्यूसर को मैं मैन्युफैक्चरर भी बोल सकता हूँ, हाँ या ना? प्रोड्यूसर को मैन्युफैक्चरर भी बोल सकता हूँ। अब और जो सबसे लास्ट में इसने जो गुड्स कंज्यूम करा, इसने जो भी गुड्स कंज्यूम करा, वो सबसे लास्ट में जाकर कौन बेटा, सॉरी, जो भी गुड्स प्रोड्यूस करा, तो जो भी गुड्स इसने प्रोड्यूस करा होगा लास्ट में जाके कौन कंज्यूम करेगा? मैं कहूंगा कंज्यूमर। तो एक प्रोड्यूसर के पास भी एक चैलेंज होगा किस तरीके से अपने इस गुड्स को कंज्यूमर तक भेजा जाए, और उसको चैलेंज रहेगा क्योंकि वो बना तो एक जगह से रहा है ना। आज मैं कोई चीज बनाता हूँ, वो बनाऊंगा तो मैं किसी एक पर्टिकुलर जगह से ना, अगर फॉर एग्जांपल मैं नोएडा में रह रहा हूँ, नोएडा में मैं फैक्ट्री सेटअप करूँ, तो मैं किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन से कोई गुड्स बनाऊंगा, और मैं चाहूंगा कि यहाँ से जो भी गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है वो अलग अलग जगह पे जाकर फैल जाए। सर मेरे लिए तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टास्क, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग टास्क होगा कि किस तरीके से मैं अपने गुड्स को इंडिया के कोने कोने तक फैला दूं। नहीं हो पाएगा। आप खुद सोच के देखो, आप खुद सोच के देखो, मैं किस, मुझे कैसे पता कि किस जगह पर क्या बिकने वाला है, किस जगह पे कितने का बिकेगा, वहां तक पहुंचने का रास्ता क्या है, मुझे कैसे पता? भाई मैं तो यहाँ पर बना रहा हूँ ना, तो मेरे लिए तो ऑलरेडी एज अ प्रोड्यूसर चैलेंज है कि भाई मेरे को अपने गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो भी कहाँ तक? कंज्यूमर तक, क्योंकि जब तक मेरा गुड्स कंज्यूमर तक नहीं पहुंचेगा मेरा बिजनेस नहीं चलेगा, मेरा बिजनेस तभी तो चलेगा। तो उसके लिए ना एक लिंक होता है, एक चेन होती है, ठीक है, उस चेन के अंदर बीच में कौन होता है बच्चे? सबसे पहले होता है होलसेलर। कौन होता है? होलसेलर। फिर आता है बच्चों रिटेल। तो होलसेलर और रिटेलर ऐसे दो इंटरमीडियरीज होते हैं जो कि प्रोड्यूसर और कंज्यूमर को आपस में जोड़ते हैं। तो हम जो गुड्स खरीद के आते हैं वो डायरेक्टली प्रोड्यूसर से खरीद के नहीं आ रहे हैं, हम गुड्स कहाँ से खरीदते हैं? रिटेलर से, रिटेल शॉप से, शोरूम से खरीदते हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर से खरीदते हैं, अपने घर के आसपास की दुकानों से खरीदते हैं, वहीं से तो खरीदते हैं। हम किसी फैक्ट्री में थोड़ा ना जाते कि हमें इतना दे दो, ठीक है। आपने एक वर्ड का नाम सुना होगा, थोक विक्रेता। ये सुना है नहीं सुना? आपने काफी ज्यादा दुकानों पे देखा होगा थोक विक्रेता। उसका मतलब होता है होलसेलर। उनका भी एक काम होता है। सर चलो ठीक है, प्रोड्यूसर मतलब जो गुड्स बना रहा है, रिटेलर जो हम लोगों को बेच रहा है, होलसेलर क्या करता है? होलसेलर का काम क्या है? समझ के देखो। देखो यहाँ पे प्रोड्यूसर ने गुड्स बनाया, उसके लिए गुड्स बनाना इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था जितना ज्यादा डिफिकल्ट
उसके लिए ये था कि भैया मेरे गुड्स के जितने भी कंज्यूमर है वहां तक मेरा गुड्स पहुंचता है। सबको पता होता है कि ये जो गुड्स मैं बना रहा हूँ वो किस किन किन कंज्यूमर को टारगेट करके बना रहा हूँ। वो कंज्यूमर तो पूरे इंडिया में इधर उधर फैले हुए हैं, वहां तक हर एक कंज्यूमर तक गुड्स पहुंचेगा कैसे, ये सबके लिए चैलेंजिंग टास्क होता है। तो बीच में आया फिर रोल किसका, होलसेलर का। अब होलसेलर ना क्या करता है, देखो होलसेलर और रिटेलर का आपस में काफी अच्छा कनेक्शन होता है, समझ के देखना। रिटेलर एक ऐसा पर्सन होता है जो कि होलसेलर से गुड्स खरीदता है स्मॉल क्वांटिटीज में, और उससे भी छोटी उससे भी कम क्वांटिटीज में जाकर किसे बेच देता है, कंज्यूमर को बेच देता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग किसी दुकान पर गए, हम लोग क्या करते हैं भैया, एक पैकेट बिस्कुट का दे देना, एक पैकेट मैगी का दे देना, एक बोतल कोल्ड ड्रिंक दे दो, ठीक है, और क्या बोलते हैं, अच्छा अच्छा ठीक है, एक चॉकलेट दे दो। हम क्या कर रहे हैं, जाकर हम किसी गुड का एक एक यूनिट लेकर आ रहे हैं। किससे, रिटेलर से। रिटेलर का काम ही ये है। क्या रिटेलर ने भी पीछे से एक एक यूनिट ही खरीदा होगा, नहीं। रिटेलर ने थोड़ी सी उससे ज्यादा क्वांटिटीज में खरीदा होगा। रिटेलर ने एक एक कार्टन खरीदा होगा। जो हम चॉकलेट का एक पीस लेकर आ रहे हैं, रिटेलर ने चॉकलेट का डब्बा खरीदा होगा। जो हम कोल्ड ड्रिंक का एक बोतल लेकर आ रहे हैं, रिटेलर ने उसका पूरा क्रेट खरीदा होगा। बात ही समझ में। हम जो बिस्कुट का एक पैकेट लेकर आ रहे हैं, रिटेलर ने उसका पूरा कार्टन खरीदा होगा। मैगी का एक पैकेट लेकर आ रहे हैं, रिटेलर ने उसका पूरा कार्टन खरीदा होगा। तो वो ये जो रिटेलर थोड़ा सा बल्क में खरीदता है, फिर दिन जाके छोटे छोटे टुकड़ों में हमें दे देता है। तो बेटा वो बल्क में खरीदता किससे, होलसेलर से। होलसेलर का काम क्या होता है, तो आपको तो ये समझ में आ गया कि हाउ आर द रिटेलर्स आर कनेक्टेड टू द कंज्यूमर्स, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर एक और आता है, कौन आता है, होलसेलर। होलसेलर का काम क्या होता है, होलसेलर काम ही होता है कि उसे कनेक्ट करना पड़ता है रिटेलर के साथ, उसे कनेक्ट करना पड़ता है प्रोड्यूसर के साथ। तो प्रोड्यूसर जितना भी गुड्स बनाता है वो बल्क में बनाता है, और उतने ही बल्क में वो गुड्स किसे बेच देता है, होलसेलर को बेच देता है। होलसेलर का काम ही होता है कि वो बल्क में खरीदेगा और आगे भी बल्क में बेचेगा। वो सिंगल यूनिट्स में, स्मॉल यूनिट्स में डील नहीं करता। कभी आप किसी थोक विक्रेता के पास जाना, जो बिस्कुट के जो आपने देखा होगा शूज वगैरह के कुछ हैं, जैसे मैं एक बार गया था तो मैंने उनसे बोला था अंकल मेरे को एक पेयर ए वाला शूज का चाहिए, उन्होंने साफ मना कर दिया था कि मैं बेटा होलसेलर हूँ, मेरे यहाँ सीधा कार्टून्स में डील होती है, आपको कार्टून चाहिए पूरा तो ले जाओ, इसमें 20 जोड़ी जूते आएंगे। मैंने कहा अंकल नमस्ते, नहीं चाहिए, एक जोड़ी पहनने 20 जोड़ी का मैं क्या करूंगा। ठीक है, तो बोले नहीं बेटा मैं तो होलसेलर हूँ। तो होलसेलर का काम ही होता है कि वो एक रिटेलर को और एक प्रोड्यूसर को आपस में कनेक्ट करके चलता है। कैसे कनेक्ट करता है, जितना भी गुड्स प्रोड्यूसर बनाएगा वो कौन खरीदता है, होलसेलर खरीदता है। तो होलसेलर गुड्स बल्क में खरीदता है। क्लियर है नहीं क्लियर, क्योंकि होलसेलर अलग अलग रिटेलर से कनेक्टेड रहता है। जैसे मान के चलो होलसेलर बैठा है हमारा दिल्ली में, होलसेलर बैठा है हमारा बच्चों दिल्ली में, ठीक है, होलसेलर दिल्ली में बैठा हुआ है। अब उससे पता है कि मैं दिल्ली में बेच के अलग अलग जगह पर अपना गुड्स बेच सकता हूँ। मैं दिल्ली से गुड्स चाहूँ तो लखनऊ बेच सकता हूँ, मैं दिल्ली से चाहूँ तो अलीगढ़ भेज सकता हूँ, मैं दिल्ली से चाहूँ तो हाथरस भेज सकता हूँ। तो उसके पास रिटेलर्स ऑलरेडी कनेक्टेड होते हैं जो कि इस होलसेलर से गुड्स मंगाते हैं। तो होलसेलर के पास वो कैपेबिलिटी होती है कि वो अलग अलग एरियाज के रिटेलर्स के पास उस गुड्स को बेच सकता है, क्योंकि वो उससे जुड़े हुए हैं। बात है ही समझ में। तो इसी वजह से प्रोड्यूसर किसे बेचता है गुड्स, होलसेलर को बेचता है, क्योंकि पता है प्रोड्यूसर को अगर मुझे अपना गुड्स को जगह जगह पर फैलाना है वो काम मेरे लिए होलसेलर ही कर सकता है, क्योंकि अलग अलग लोकेशंस पर उसके साथ रिटेलर जुड़े हुए हैं। तो हर एक रिटेलर उस जगह की जनता को, उस जगह के कंज्यूमर्स को गुड्स बेचेगा, तो अल्टीमेटली मेरा गुड्स जो है कंज्यूमर तक पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर होलसेलर का काम करता है, बाय करता है, सेल करता है बल्क में, इन बल्क, इन लार्ज क्वांटिटीज, ठीक है, बल्क में करता है। यानी कि वो रिटेलर को भी आगे जब देगा ना, तो वो स्मॉल स्मॉल यूनिट्स में नहीं देगा, वो एक कम से कम एक एक कार्टन में देगा, कम से कम एक कार्टन में माल देगा किसी रिटेलर को। बात ही समझ में। फिर देन रिटेलर उससे भी कम क्वांटिटीज में, सबसे कम क्वांटिटीज में कंज्यूमर को बेचता है। बात ही समझ में। तो देखो क्या हुआ, जितना भी इसने गुड्स बनाया वो होलसेलर ने खरीदा। एक्चुअल में जो डिस्ट्रीब्यूटिंग फंक्शन जो परफॉर्म कर रहा है उस एक पर्टिकुलर जगह से पूरे इंडिया में या पूरे स्टेट के अंदर जो गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है वो होलसेलर कर रहा है, क्योंकि इसके साथ काफी सारे रिटेलर्स कनेक्टेड है अलग अलग जगह पर। तो होलसेलर ने हेल्प करी अलग अलग एरिया में गुड्स पहुंचाने में, और वहां पर फिर क्योंकि रिटेलर कंज्यूमर से जुड़ा हुआ है तो अल्टीमेटली कंज्यूमर तो रिटेलर से गुड खरीदेंगे ना। बात ही समझ में नहीं आई, चेन आई समझ में या फिर नहीं आई। तो रिटेलर की भी हेल्प करता है एक होलसेलर, प्रोड्यूसर की भी हेल्प करता है एक होलसेलर, वहां पर रिटेलर भी होलसेलर की हेल्प करता है, कंज्यूमर की हेल्प करता है। बात ही समझ में नहीं आई। हर किसी का यहाँ पर एक फंक्शन है।
अगर आप ये चीज सोच के देखो कि इसके अंदर होलसेलर ना होता, अगर होलसेलर बच्चों ना होता, प्रोड्यूसर को डायरेक्ट अलग अलग रिटेलर्स पे सामान बेचना पड़ता। यार प्रोड्यूसर के लिए तो फिर वही बात आ गई कि उसको अलग अलग रिटेलर्स पे सामान बेचना है, अलग अलग रिटेलर्स पे, उसके लिए तो बहुत प्रॉब्लम दोबारा से, उसके तो वही डिस्ट्रीब्यूशन की क्रिएट होगी ना, पता नहीं किस जगह पे कौन सा रिटेलर बैठा है, मुझे कैसे पता, बात ही समझ में नहीं आई। और रिटेलर, मैं बना रहा हूँ 100 कार्टन, रिटेलर मेरे से लेके जाएगा एक एक कार्टन, मुझे मुझे मेरे पास इतनी फुर्सत कहाँ है कि मैं एक एक कार्टन बेचता फिरूंगा। वहीं पर एक एक होलसेलर मेरे से 50-50 कार्टन लेके चला जाता है, तो मेरे को तो 50-50 कार्टन बेचने में आसानी है। तो अगर होलसेलर बीच में से कट जाएगा तो प्रोड्यूसर उतना एफिशिएंटली रिटेलर तक सामान नहीं बेच पाएगा। उसके दो रीजन है, कि रिटेलर खरीदेगा स्मॉल क्वांटिटीज में, बात ही समझ में नहीं आई। दूसरी चीज, रिटेलर प्रोड्यूसर को कैसे पता होगा कि किस एरिया में कौन सा रिटेलर बैठा है। ओके, अगर यहाँ पर हम लोग रिटेलर को खत्म कर देंगे, ठीक है, खाली होलसेलर होगा। अब मेरे को एक बात बताओ, अब एक कंज्यूमर को होलसेलर के पास चल के जाना पड़ेगा, मुझे एक बिस्कुट का पैकेट चाहिए और मैं अपने घर से 10 किलोमीटर दूर किसी होलसेलर के गोडाउन पे जा रहा हूँ, है, मेरा गुड्स कंज्यूम हो रहा है अलीगढ़ के अंदर, उसका होलसेलर बैठा दिल्ली के अंदर, अब मैं एक पैकेट खरीदने के लिए दिल्ली जाऊंगा। ठीक है, सोच के देखो इस चीज को, तो दोनों के फंक्शंस अपने अलग अलग है, रिटेलर का होना भी इकोनॉमी में बहुत जरूरी है, होलसेलर्स का होना भी इकोनॉमी में बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर प्रोड्यूसर नहीं हो, तो बेटा प्रोड्यूसर नहीं हो तो ये क्या करेंगे बेटा, क्या करेंगे, दिलासा देंगे आगे जाकर, नहीं, प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर है तभी तभी तो गुड्स आ रहा है, गुड्स आ रहा है तभी तो ये लोग हैं, क्लियर है। और कंज्यूमर ना हो तो वो गुड्स इसके लिए बनाएगा, भगवान के लिए, बात आई। आगे देखो, तब स्टार्ट करते हैं हमारा ये चैप्टर जिसका नाम है ट्रेड। ट्रेड अभी मैंने बता दिया, ट्रेड रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर अर्निंग प्रॉफिट। किसी भी गुड्स को खरीदना, प्रॉफिट लेकर बेच देना, किसी भी सर्विस को खरीदना और प्रॉफिट लेकर उसे आगे बेच देना, बोथ आर कंसीडर्ड एज द ट्रेड, बोथ आर कंसीडर्ड एज द ट्रेड। क्लियर है बच्चों, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके अंदर हमारा इंटरनल ट्रेड। अब वही जो बाइंग एंड सेलिंग हम लोग करेंगे प्रॉफिट के लिए, वो किसमें करेंगे, विद इन द ज्योग्राफिकल लिमिट्स और विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ अ कंट्री। ठीक है, अभी ये पढ़ा कर आ रहा हूँ, इसी वजह से इसको ना हम लोग होम ट्रेड भी बोलते हैं और इसे इनलैंड ट्रेड भी बोलते हैं। होम ट्रेड, बाइंग एंड सेलिंग हमारी होम कंट्री में हो रही है, बाइंग एंड सेलिंग हमारी खुद की जमीन पर हो रही है, तो इनलैंड ट्रेड भी बोल देते हैं और होम ट्रेड भी इसको बोल देते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं फीचर्स क्या होते हैं इंटरनल ट्रेड के। द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टेक्स प्लेस विद इन अ कंट्री, दिस इज अ इंपॉर्टेंट थिंग। हमें पता है बाइंग एंड सेलिंग होती है कहाँ पर होती है, कंट्री के अंदर होगी, विद इन अ कंट्री होगी। इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया के अंदर होगी, बांग्लादेश की बात करेंगे तो बांग्लादेश के अंदर ही होगी, श्रीलंका की बात करेंगे श्रीलंका के अंदर ही होगी, कंट्रीज चेंज नहीं होती। द पेमेंट्स आर मेड एंड रिसीव्ड इन द होम करेंसी ओनली। अब यार आपको इंडिया के अंदर किसी, मान के चलो यू आर द रिटेलर और आपको किसी होलसेलर से गुड्स खरीदना है, तो उसको पेमेंट का यूएस डॉलर्स में करोगे? हैं, बताओ, आप यूएसए से कहीं सामान खरीदते तब उसे किसी और करेंसी में बेच सकते थे, वो मैं मान सकता हूँ। ठीक है, आप अबू धाबी से कोई सामान खरीद रहे हो, मान के चलो तेल आता है, तो उनका पेमेंट करा जाता है किसी और करेंसी में, लेकिन जो ट्रांजेक्शन हमारी कंट्री के अंदर चल रही हैं वो ट्रांजेक्शन तो हमें खुद की करेंसी में करना पड़ेगा ना, जो कि रुपीज है, जो कि बच्चों रुपीज है, हमारी करेंसी क्या है, रुपीज है, बात ही समझ में। देयर आर नो और वेरी फ्यू फॉर्मेलिटीज टू बी कंप्लीटेड बाय द ट्रेडर्स। बेटा सुनो, इस केस के अंदर अभी मैंने आपको पार्टनरशिप पढ़ाया था, मैंने आपको सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ाया था, मैंने आपको हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली पढ़ाया था। तो ये लोग जनरली जो इंक्लूडेड रहते हैं वो इंटरनल ट्रेड के अंदर रहते हैं, इनका सेटअप करना देखा था कितना आसान था, क्लियर है। मैंने आपको एक चीज और पढ़ाई थी, अगर आपको ध्यान हो तो, जब भी हम लोग गुड्स किसी और कंट्री में बेचते हैं तो गवर्नमेंट काफी ज्यादा सेंसिटिव रहती है उस एरियाज में, क्योंकि अल्टीमेटली यू आर रिप्रेजेंटिंग योर कंट्री। आप इंडिया से कोई सामान बाहर की कंट्री में भेज रहे हो तो इस जगह पर आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो। अगर आपने खराब गुड्स बेचा तो बाहर की कंट्री में इंडिया की इमेज खराब हो जाएगी, तो वहां पर बेटा पॉलिटिक्स भी इंक्लूडेड होती है, बात ही समझ में। अगर वहीं पर आप कहीं दूसरी कंट्री से गुड्स मंगाते हो और आपने टाइमली पेमेंट नहीं करा तो वहां पर इंडिया की इमेज खराब होगी। तो क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड में गवर्नमेंट ने काफी ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस लगा रखे हैं, क्वालिटी पे भी गवर्नमेंट आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहती है और पेमेंट के लिए भी गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहती है। ठीक है, ऑन द अदर साइड अगर आपको खुद के अंदर ट्रेड करना हो, घर के अंदर ट्रेड करना हो, तो इतनी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, फॉर्मेलिटीज बहुत होती ही नहीं है या फिर बहुत ज़्यादा कम होती है इफ़ यू वांट टू डू द इंटरनल ट्रेड। वेरियस लोकल मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, यार कॉमन सेंस वाली बात है, अगर इंडिया के अंदर ही गुड्स बेचा जाएगा, खरीदा जाएगा,
तो बेटा इंडिया में बेचने के लिए हम लोग इंटरनेशनल फ्लाइट तो लेकर आएंगे नहीं, तो इंडिया के लोकल मोड से जैसे हम ट्रैवल करते हैं उन्हीं से गुड्स भी ट्रैवल करेंगे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। अगर हम इंडियन रेलवेज का यूज़ करते हैं तो ये गुड्स भी इंडियन रेलवेज का यूज़ करेंगे। हम डोमेस्टिक फ्लाइट्स का यूज़ करते हैं तो ये गुड्स भी डोमेस्टिक फ्लाइट्स का यूज़ करेंगे। हम डोमेस्टिक अगर कार्गो का यूज़ करते हैं तो ये भी डोमेस्टिक कार्गो का यूज़ करेंगे। बात ही समझ में नहीं है, लोकल ट्रांसपोर्ट का यूज़ करेंगे ना। टाइप्स ऑफ इंटरनल ट्रेड, तो इंटरनल ट्रेड के टाइप्स अभी हमने देखा था। पहला क्या होता है? होलसेल ट्रेड, जिसमें सामान बेचा जाता है, खरीदा जाता है बल्क में, छोटे मोटे में डील नहीं करता। आप गलती से जाके किसी होलसेलर को ये मत बोल देना। मान के चलो कोई बैठा हुआ है वहाँ पर, आपका कोई एकदम डेयरी मिल्क चॉकलेट का होलसेलर बैठा हुआ है जो कि कार्टन ही कार्टन में डील करता है, डब्बों में नहीं बच्चों, कार्टन में डील करता है। आप उससे जाके बोल रहे हो अंकल एक चॉकलेट दे देना, ये लो 50 रुपये। बेटा 50 रुपये आपके मुंह पे फेंकेगा अलग और आपको मारेगा अलग, क्योंकि वो होलसेलर है। वो कहेगा आप मेरा ईगो हर्ट कर ही नहीं सकते, ठीक है, भगा देगा वो आपको दुकान से कि तेरे को मैं एक चॉकलेट बेचने को दिखाई दे रहा हूँ, यहाँ लोग मेरे से कार्टन खरीदते हैं, मैं तेरे को एक चॉकलेट दूंगा। अगर तेरे को एक चॉकलेट चाहिए तो रिटेलर से जाके खरीद, वो काम है उसका, चॉकलेट एक एक चॉकलेट बेचना काम उसका, मैं नहीं बेचता एक एक चॉकलेट। बात आई समझ में? ओके। और दूसरा क्या है बच्चों? रिटेल ट्रेड, जो कि स्मॉल क्वांटिटीज में डील करता है, ठीक है। ये स्मॉल क्वांटिटीज में ही खरीदेगा होलसेलर से। स्मॉल क्वांटिटीज मतलब एक एक कार्टून, एक एक डब्बा, एक एक क्रेट, फिर उसमें से भी एक एक यूनिट बेच देता है किसी कंज्यूमर को। तो कंज्यूमर तक पहुंचाने का काम किसका है? रिटेलर का है। ओके, आ जाओ होलसेल ट्रेड। तो होलसेल ट्रेड रेफर्स टू द ट्रेड इन विच गुड्स आर सोल्ड इन लार्ज क्वांटिटीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, लार्ज क्वांटिटीज। यहाँ पर गुड्स को बेचा जाता है लार्ज क्वांटिटीज में। होलसेलर कभी भी एक एक यूनिट्स में नहीं बेचेगा, वो कहेगा कम से कम एक कार्टन। मेरे पास टाइम नहीं है, मैं कार्टन खोल के आप लोगों को एक एक यूनिट निकाल के बेचता रहूँगा, इतना समय नहीं है मेरे पास। वो रखा है कार्टन, उठाओ पैसे दो और ले जाओ। सिंपल से ये काम करता है होलसेलर। जिसके मम्मी या पापा होलसेल का बिजनेस करते होंगे उन्हें पता होगा। दे डू नॉट डील इन द स्मॉल क्वांटिटीज। वो एक एक दो दो गुड्स यूनिट नहीं बेचते। कहते मैं तुम्हारे लिए बेवकूफ़ थोड़ा ना कार्टन खोलूंगा और एक बार मेरा कार्टन खुल जाएगा तो कोई खरीदेगा भी नहीं, क्योंकि रिटेलर्स भी जनरली उनको ये आदत हो चुकी है कि वो खुला हुआ माल नहीं खरीदते, वो पैक ही खरीदते हैं, पैक कार्टन नहीं खरीदते हैं, ठीक है। हु कैरीज ऑन होलसेल ट्रेड इज नोन एज अ होलसेलर। और जो होलसेल ट्रेड को करता है उसे क्या बोलते हैं? होलसेलर बोलते हैं। तो होलसेलर क्या करता है? होलसेलर बाय करता है गुड्स को डायरेक्टली फ्रॉम द मैन्युफैक्चर। मैन्युफैक्चर से बायर करता है, प्रोड्यूसर से बायर करता है, बल्क में बायर करता है, लार्ज क्वांटिटीज में बायर करता है, सेल देम इन स्मॉल लॉट्स, और स्मॉल लॉट्स में बेच देता है रिटेलर को। तो मान के चलो इसने 100 कार्टन खरीदे होंगे, बल्क का मतलब मान के चलता हूँ 100 कार्टन रिटेलर होलसेलर से खरीदे होंगे, और एक एक कार्टन या 5-5 कार्टन करके किसे बेच देता है? आगे जाके रिटेलर को बेच देता है। कार्टन के अंदर भी बहुत सारी यूनिट्स होते हैं कि कार्टन में 100-100 200 चॉकलेट्स या बिस्कुट्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो रिटेलर को स्मॉल लॉट्स का मतलब ये नहीं है कि रिटेलर को एक एक यूनिट बेच रहा हो, मतलब उसने जितना खरीदा, उसने जितना खरीदा उसके कंपैरिजन में वो स्मॉल लॉट्स में रिटेलर को बेचता है। अब इसका मतलब ये नहीं बेटा जितना खरीदा उतना ही अगर वो रिटेलर को बेच देगा तो फिर होलसेलर का काम ही खत्म हो जाएगा ना। अगर रिटेलर इतना बल्क में खरीद सकता है होलसेलर से, तो डायरेक्टली वो जाकर प्रोड्यूसर से ना खरीदेगा। बात ही समझ में नहीं है। कुछ कुछ रिटेलर्स होते हैं जो इतने बड़े होते हैं कि उन्हें होलसेलर की भी जरूरत नहीं होती। कहते तू सुन मेरी बात, तू पूरे दिन में ना कार्टून मिला के इतने यूनिट्स नहीं सेल कर पाता होगा जितने दिन में मैं एक एक यूनिट को मिलाकर बेच देता हूँ। तो मैं अगर एक एक यूनिट भी बेचने पर जाता हूँ ना, तब भी तेरे होलसेल के रेवेन्यू से ज़्यादा बैठता है। मेरे को मत सिखा धंधा कैसे चलता है। कुछ कुछ होते भी हैं ऐसे रिटेलर, अभी देखेंगे कौन कौन से ऐसे रिटेलर्स होते हैं, ठीक है, आएंगे अभी। होलसेल ट्रेड का फीचर क्या होता है? होलसेलर एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द रिटेलर। अभी देखो हमने ये वाली चेन पढ़ी थी, ये वाली चेन पढ़ी थी, वेयर इज अ होलसेल ट्रेड? होलसेल ट्रेड एक्ट एज अ लिंक। ये क्या लिंक है या नहीं है? ये कनेक्ट करवा रहा है नहीं करवा रहा? किसको? प्रोड्यूसर से रिटेलर को। प्रोड्यूसर और रिटेलर को आपस में कनेक्ट करवा रहा है नहीं करवा रहा? ऐसा लिंक बीच में काम कर रहा है नहीं कर रहा? ये डील किस में करता है? लार्ज क्वांटिटीज में डील करता है। होलसेलर इज जनरली स्पेशलाइज इन वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट। हम लोग बोलते हैं होलसेलर या तो एक तरीके गुड्स का होगा। अगर हम बोलेंगे स्टेशनरी का, तो होलसेलर खाली स्टेशनरी में डील करेगा, बुक्स में, कॉपीज में, पेन्स में और ज्योमेट्री में, इस तरीके से खाली डील करेगा वो, ठीक है। हम लोग बोलेंगे गारमेंट्स का होलसेलर है तो खाली कपड़ों के में डील करेगा वो, ठीक है। एक गारमेंट्स का होलसेलर स्टेशनरी दुकान पर रख के नहीं बेच रहा होगा। बात ही समझ में। होलसेलर जनरली एक ही तरीके के प्रोडक्ट में डील करते हैं, चाहे वो कपड़े में, चाहे वो शूज़ में, चाहे वो आपके स्टेशनरी में, ठीक है, चाहे वो आपके फूड आइटम्स में, वो एक ही तरीके में डील करते हैं, ठीक है।
होलसेलर इन्वेस्ट लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल, क्योंकि बेटा वो लार्ज लार्ज क्वांटिटीज खरीदते हैं ना, वो प्रोड्यूसर से उसका पूरा गुड्स खरीद लेते हैं, तो उनका इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा होता है। बात ही समझ में। और दूसरी चीज़, होलसेलर एक काम बहुत अच्छा करता है, अगर आपको पता हो तो, क्योंकि वो प्रोड्यूसर का सारा गुड्स खरीदता है, तो भैया प्रोड्यूसर को अपने पास स्टोरेज करने की इतनी ज़्यादा नीड नहीं रहती। अगर प्रोड्यूसर के पास एक अच्छा होलसेलर है तो प्रोड्यूसर अपने पास गुड्स का स्टॉक करके बहुत कम रखेगा, क्योंकि होलसेलर उससे सारा खरीद लेता है, होलसेलर उससे खरीद लेता है। और यहाँ पे होलसेलर का मेन काम ही ये होता है कि अपने पास वो स्टॉक रखता है। जैसे एग्जांपल मैं आपसे बोलूं कि अभी आने वाले, अब देखो ठंड आने वाली है, ठीक है, हम लोग 1 डेढ़ महीना ये हाफ टी शर्ट्स वगैरह पहनना है, मैं भी बेटा फिर साइंस एंड फन की एकदम हुडी वुडी डालकर एकदम डॉन वन बन के आपको पढ़ाया करूंगा, ठीक है। तो जैसे ही मौसम बदलेगा गुड्स की डिमांड बदलेगी, ठीक है, अब जो गुड्स चाहिए अलग तरीके के गुड्स हम लोग उसमें डील करना पड़ेगा। तो जैसे ही गुड्स की डिमांड बढ़ेगी, क्या आपको ऐसा लगता है कि बेटा अभी तक होलसेलर इन चीज़ों में डील नहीं कर रहा होगा? होलसेलर ने जैकेट्स वगैरह खरीद के अपने गोडाउन में रख दी होंगी। बात समझो, इस चीज़ को ना बहुत अच्छे समझने की ज़रूरत है, क्योंकि किसी को नहीं पता किस दिन एकदम किसको ठंड लग जाए। मान के चलो बारिश हुई, एकदम से ठंड का मौसम हो गया, बेटा आधी से ज़्यादा जनता उसी दिन कपड़े खरीदने मार्केट के अंदर भाग जाएगी, उसी दिन। क्योंकि होलसेलर मान के चलो उस चीज़ के लिए एक्टिव नहीं रहा, कि वो कहता नहीं नहीं हम तो जब ठंड आएंगे ना तब अपने पास स्टॉक रखेंगे। अगर उसने ऐसा सोचा तो वो पूरा मार्केट अपने हाथ से निकाल देगा, पूरी सेल वो अपने हाथ से निकाल देगा। होलसेलर काफी ज्यादा एग्रेसिव होंगे आने वाले मार्केट को लेकर, उन्होंने अपने गोडाउन फिल कर दिए होंगे। बेटा प्रोड्यूसर ने बना के तो होलसेलर को बेच दिया होगा ना, प्रोड्यूसर ने तो स्टॉक नहीं रखा होगा, होलसेलर एक्ट कर रहा होगा ऐसा स्टॉक कीपर। होलसेलर ने स्टॉक रख रखे होंगे हैवी हैवी अपने पास ठंड के कपड़ों के लिए, और जैसे जैसे रिटेलर के पास डिमांड आएगी वो होलसेलर से खरीदना स्टार्ट कर देगा। तो देखो ना, तो यहाँ पे रिटेलर को जितनी जरूरत है वो उतना खरीद रहा है, तो यहाँ पे ना तो रिटेलर अपने पास स्टॉक रख रहा, ना ही प्रोड्यूसर रखते हैं बट मिनिमम क्वांटिटी में। लेकिन होलसेलर सबसे ज़्यादा रिस्क लेता है स्टॉक रखने में, सबसे ज़्यादा वो स्टॉक को होल्ड करके चलता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा। इसी वजह से प्रोड्यूसर को कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि उसका माल तो बिक गया। रिटेलर को भी कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि उसे जितना चाहिए वो उतना जाके उससे खरीद लेता है। बात है समझ में। तो अगर मान के चलो फैशन चेंज हो गया, तो बेटा बैंड किसकी बजेगी? होलसेलर की बजेगी, क्योंकि स्टॉक तो वो लेकर बैठा हुआ है। रिटेलर तो बोलेगा यार देख 10 पीस में लेकर आया था, 8 मेरे बिक गए, 2 पीस का स्टॉक बचा था, फैशन चेंज हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, मैं सेल में निकाल दूंगा। नहीं भी निकालूंगा, अगर मैं सेल में नहीं भी निकालता इसको, तब भी मैं इससे ज़्यादा प्रॉफिट कमा चुका। अगर ये भी मेरा बिल्कुल लॉस में चला जाएगा, तब भी मैं एक अच्छे खासे प्रॉफिट में हूँ। तो रिटेलर को भी टेंशन नहीं है, क्योंकि उसने स्टॉक अपने पास नहीं रख सका। बैंड किसकी बजेगी? होलसेलर की। तो होलसेलर क्योंकि सबसे ज़्यादा स्टॉक अपने पास रखता है, इस वजह से सबसे ज़्यादा बैंड भी उसकी बचती है, ठीक है। आ जाओ। तो होलसेलर जनरली सेल्स गुड्स इन स्मॉल लॉट्स, मतलब जितना वो खरीदता है उसके अकॉर्डिंग स्मॉल लॉट में वो रिटेलर को बेचेगा, एंड जनरली डू नॉट सेल टू द अल्टीमेट कंज्यूमर। और अल्टीमेट कंज्यूमर को जनरली नहीं बेचता, कुछ कुछ थोक विक्रेता होते हैं जो कि एज ए रिटेलर भी काम करते हैं, एज ए होलसेलर भी काम करते हैं, एज ए रिटेलर भी काम करते हैं, ठीक है, कुछ कुछ होते हैं। इनका जो प्रॉफिट मार्जिन होता है ना, वो क्या होता है? कम होता है, क्योंकि बेटा डील इतनी बड़ी करते हैं। अब एक दुकानदार 14 की मैगी आ रही है, 14 रुपए की मैगी पे 1 रुपया कमाएगा। एक रिटेलर, ठीक है, उसने दिन के अंदर मान के चलो 100 मैगी बेची, कितने रुपए कमाया उसने? 100 रुपए मैगी से कमाया, मान के चल रहे हैं। वहीं पर एक होलसेलर एक कार्टून पर मान के चलो एक मैगी पर मात्र बचाएगा 20 पैसे। सर ऐसा तो रिटेल का काम कर लेते हैं, 1 रुपया बढ़िया। बेटा एक कार्टून के अंदर ही 500 मैगी होती हैं, ठीक है, अब लगाना 100 रुपए तो एक कार्टून पे उसने कमा लिए। उसके बाद वो ऐसे 100 रुपए ऐसे 100 कार्टून बेच देता है। अब आई समझ में, क्योंकि रिटेलर हल्के प्रॉफिट पे काम करता है, कम प्रॉफिट पे काम करता है, लेकिन वो इतनी ज्यादा क्वांटिटी में डील करता है कि उसको जो होने वाला प्रॉफिट है वो रिटेलर से भी कभी कभार ज्यादा पहुंच जाता है, ठीक है। होलसेलर द फर्स्ट इंटरमीडियरी इन द डिस्ट्रीब्यूशन चेन। सो देयर आर द टू इंटरमीडियरीज ना। पहला इंटरमीडियरी था होलसेलर, दूसरा था हमारा रिटेलर। तो इट इज अ फर्स्ट इंटरमीडियरी, ठीक है, इट इज अ फर्स्ट इंटरमीडियरी। आगे आ जाओ, ये समझ में आ गया होगा, ठीक है, ये आपको फीचर्स ऑफ होलसेल ट्रेड समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारे सर्विसेज। मैन्युफैक्चर को क्या सर्विसेज देता है? क्योंकि इट इज कनेक्टेड ना, होलसेलर इज कनेक्टेड विद द मैन्युफैक्चरर एज वेल एज टू द रिटेलर। तो कुछ सर्विसेज मैन्युफैक्चरर को भी देगा, कुछ सर्विसेज रिटेलर को भी देगा। मैन्युफैक्चरर को क्या सर्विसेज देता है? फैसिलिटेट लार्ज स्केल प्रोडक्शन एंड इकोनॉमीज ऑफ स्केल। बेटा प्रोड्यूसर को टेंशन नहीं होती कि वो इतना सारा गुड्स बनाएगा तो कौन खरीदेगा, होलसेलर कहता है मैं हूं।
तो होलसेलर क्योंकि बल्क में खरीदता है, इसी वजह से प्रोडक्शन भी किस में होता है, बल्क में होता है, लार्ज स्केल होता है। होलसेलर बोलेगा जितना बना मेरे को दे दे, जितना बना सकता है, तो वो लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करेगा। और क्योंकि लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन होता है तो प्रोडक्शन सस्ते में भी होता है। आपने देखा हो ना, इसी को बोलते हैं इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, सस्ता पड़ जाता है। हम जब ज्यादा चीजों में डील करते हैं, ज्यादा लार्ज क्वांटिटीज में डील करते हैं, तो हमें अल्टीमेटली सस्ता पड़ता है। तो सस्ता बेटा एक तो प्रोड्यूसर को पड़ेगा, तो प्रोड्यूसर को सस्ता पड़ेगा तो वो होलसेलर को भी सस्ते में देगा। ठीक है, तो होलसेलर को सस्ते में पड़ा, वो रिटेलर को भी सस्ते में देगा, और रिटेलर को भी सस्ते में पड़ा तो कंज्यूमर को भी सस्ते में देगा। बात आई समझ में या फिर नहीं आई? सेकंड है हेल्प्स इन मार्केटिंग फंक्शन। अब होलसेलर किस तरह से अलग अलग रिटेलर तक अपना गुड्स पहुंचाता है? वो पहुंचाता है बेटा अपने किन की वजह से, सेल पर्सन की वजह से। एक होलसेलर बेटा, सेठ लोग बैठे होते हैं अपने ऐसे करके गद्दी पर, वो सुबह ही सुबह गद्दी पे बैठ जाते हैं। वो जाते हैं अपना दुकान बंद करने से पहले नोट चेक करते हैं कितना पैसा है, दुकान खोलने के बाद तुरंत नोट चेक करेंगे कि हमारे पास कितना पैसा है। और पूरे दिन उनके जो उनके सेल्स पर्सन होते हैं ना, वो उनके लिए गुड्स आगे सेल करते हैं। कहाँ पर? रिटेलर के पास। तो होलसेलर के पास ये ताकत होती है। अब वहां पर होलसेलर के पास एक ताकत और होती है। मान के चलो एक नया प्रोड्यूसर है, उसने नया गुड्स निकाला। प्रोड्यूसर चाह रहा है कि अगर जैसी होलसेलर ने बोला ठीक है मैं तेरा गुड्स भिजवा दूंगा, तो होलसेलर के पास वो ताकत होती है कि अलग अलग रिटेल शॉप पे जाकर उसका गुड्स जाके लगवा दे। ये ताकत होती है होलसेलर के पास। बात ही समझ में आनी है? तो होलसेलर से मार्केटिंग फंक्शन भी परफॉर्म करता है, ऐसे मार्केटर भी परफॉर्म करता है। वो बोलता है तू कुछ भी बना, मैं तेरा गुड्स जो है रिटेलर तक पहुंचा दूंगा, रिटेलर जाके मार्केटिंग कर देगा मार्केट में, तो तेरी अल्टीमेटली मार्केटिंग हो ही जानी है। ठीक है, यही बोला गया है। तो होलसेलर एम्प्लॉय सेल्स फोर्स, उसके पास क्या होती है? सेल्स फोर्स होती है, सेल्स पर्सन होते हैं। टू रीच रिटेलर लोकेटेड इन द डिफरेंट कॉर्नर ऑफ द कंट्री, द सेल्स पर्सन ऑफ होलसेलर परफॉर्म द टास्क ऑफ परसुएडिंग द रिटेलर। वो रिटेलर को जाके बनाते हैं ना, उनका काम ही तो है कि रिटेलर को जाके बेचना, उनको मनाना, नया प्रोडक्ट है बहुत बढ़िया है, आप खरीद के देखो। फिर रिटेलर भी हम लोगों को बोलता है क्या आप ये वाला लेके जा रहे हो, उससे बढ़िया निकला, सस्ते में बढ़िया, मैं आप देखो तो सही, ये वाला लेके जाओ, माँ कसम मजा आ जाएगा, ऐसे करके आप लोगों को बोलते नहीं बोलते, बोलते हैं ना, ऐसे उनको कोई और बेच के जाता है। जो कौन बेच के जाता है? होलसेलर। बेसिकली होलसेलर की सेल्स फोर्स, होलसेलर के सेल्स पर्सन। ठीक है, उनको बोलता है उसे डिस्प्ले करो, उनको बेचो अपने रिटेल आउटलेट्स पे, ताकि क्या वो बेसिकली क्या करवाता है? मार्केटिंग करवाता है कि जनता को पता लगे ये वाला प्रोडक्ट मार्केट के अंदर आया है और जनता हमारे प्रोडक्ट से खुश हो। थर्ड होता है एक्सपर्ट एडवाइस। वो बेटा एक्सपर्ट एडवाइस भी प्रोवाइड करवाता है। किसे किसे प्रोवाइड करवाता है? मैन्युफैक्चरर। तो बेसिकली मैन्युफैक्चरर को कौन देता होगा? मैन्युफैक्चरर को एक्सपर्ट एडवाइस होलसेलर देता है, होलसेलर को एक्सपर्ट एडवाइस कौन देता होगा? रिटेलर। तो बेसिकली कंज्यूमर कहाँ पे शिकायत करेगा? जाके रिटेलर पे। तुम तो कह रहे थे इतना बढ़िया प्रोडक्ट है, इस सरफ ने तो झाग ही नहीं दिए, बेकार है ये। रिटेलर को गलती आई, रिटेलर ने जाके होलसेलर को बोला भाई साहब देखो, कस्टमर को सरफ का मतलब चाहिए झाग, उसे फर्क नहीं पड़ता, उसे फर्क पड़ता ही नहीं है वो कितना साफ कर रहा है कितना नहीं कर रहा। उसके लिए अच्छा डिटर्जेंट पाउडर वही है जिसके अंदर झाग बन जाए, फॉर्म बन जाए। क्लियर है? होलसेलर को एक प्रेफरेंस मिली मार्केट की, कंज्यूमर को क्या चाहिए, उसने बोला रिटेलर के साथ, उसने बोला होलसेलर को एक काम करना, कोई भी इंग्रेडिएंट हो झाग बनाने वाला ज्यादा डाल देना थोड़ा सा, कंज्यूमर को झाग चाहिए। होलसेलर ने वो काम करा और दोबारा जैसी प्रोडक्ट मार्केट के अंदर गया वो चल गया, कंज्यूमर ने उसके ऊपर भरोसा करना स्टार्ट कर दिया। यही तो हम लोग करते हैं या फिर नहीं करते? जैसे डव ने करा था, उसने एक ऐसी कोई स्टिक निकाली अजीब सी, आप किसी भी वो लगा दो वो ब्लू कलर की हो जाती थी, और डव पे लगा वो ब्लू कलर की नहीं होती थी। ऐसा करा था नहीं करा था? डव ने करा था बिल्कुल, उसने दिखाया था हमारा डव कितना अच्छा है। ठीक है, ऐसी चीजें होती है। तो होलसेलर प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रेफरेंस एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द कस्टमर, और ये उसे कौन प्रोवाइड करेगा? रिटेलर। तो रिटेलर होलसेलर को प्रोवाइड करता है कि कस्टमर झाग मांग रहा है, और यही चीज बेटा कौन प्रोवाइड कर देता है? होलसेलर कर देता है मैन्युफैक्चर। तो मैन्युफैक्चर थोड़ा सा उसमें झाग वाला इंग्रेडिएंट ज़्यादा डालकर वो आगे फिर बेचता है। तो बेटा उसका फायदा क्या होता है? क्योंकि उन्होंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करा प्रोडक्ट को लेकर, कॉम्पिटिटर द प्राइस ऑफ देयर प्रोडक्ट एक्सेट्रा। मतलब बेसिकली जनता ने शिकायत क्यों करी कि झाग नहीं है इसके अंदर? क्योंकि उनका कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट कोई होगा मार्केट के अंदर जो जनता को झाग बनाकर दे रहा होगा। ठीक है, प्राइसेस भी कम रख रहा होगा। बात ही समझ में आ फिर नहीं आई? क्लियर है? ऐसा नहीं है कि बेटा जो झाग ज़्यादा बनाएगा वही ज़्यादा अच्छे से कपड़े साफ करेगा। ठीक है, फोर्थ होता है स्टोरेज। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैसिलिटी होती है, होलसेलर को इसी के लिए बेटा माना जाता है। तो होलसेलर प्रोवाइड फैसिलिटी ऑफ स्टोरेज ऑफ गुड्स। प्रोड्यूसर चाहे जो कहते हैं ना कि प्रोड्यूसर ने मई में सर्दियों के कपड़े बनाना स्टार्ट कर दिए होंगे, वो बिना टेंशन के बना रहा होगा, उसे पता है होलसेलर खरीद लेगा।
उसे पता है होलसेलर खरीद लेगा, ठीक है, क्लियर है। रिटेलर ठंडों की टेंशन ही नहीं ले रहा, उसे पता है होलसेलर ने खरीद लिया होगा। तो दोनों किसके ऊपर डिपेंडेंट है? होलसेलर के ऊपर। क्यों डिपेंडेंट है? क्योंकि होलसेलर के पास वो कैपेसिटी है खरीदने की, स्टॉक को मेंटेन करने की कैपेसिटी। अगर ये काम होलसेलर ना करता तो दोनों डरे डरे रहते। क्लियर है। बाय बाइंग द गुड्स इन बल्क दे रिलीव द मैन्युफैक्चरर फ्रॉम मेंटेनिंग द स्टॉक। यू डोंट वरी, you don't have to maintain the stock, I am here, I'll maintain the stock, okay bro, don't worry. Wholesaler take the complete responsibility, I am responsible, I am taking the responsibility, you don't, you just produce, I'll buy. Retailer को बोलेगा whenever you are in need, buy from me, I am here. उसको बोल दिया जितना हो भेज दियो, जब चाहिए ले जाइयो। होलसेलर एकदम बड़े भाई की तरह काम कर रहा है मार्केट के अंदर। बात समझ रहे हो? टेंशन लेने वाली बात नहीं है। एंड बियर द रिस्क ऑफ थेफ्ट एंड स्पॉइलेज। बेटा अब ना प्रोड्यूसर स्टॉक मेंटेन करके चल रहा, ना रिटेलर स्टॉक मेंटेन करके चल रहा, चोरी होती है तो किसके पास चोरी करने का फायदा है? होलसेलर के पास चोरी करने का फायदा है। तो बेटा वो ये भी रिस्क लेता है। बात ही समझ में? किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ प्रोड्यूसर रिटेलर के लिए। और वो ऐसे करके ही पैसे कमा रहा है, उसने ऐसे करके ही मार्केट में अपनी जगह बनाई है। अगर होलसेलर ये फंक्शंस प्रोवाइड नहीं करेगा तो उसकी बेटा मार्केट में कोई इज्जत भी नहीं करेगा। फाइनेंशियल असिस्टेंट भी देता है। कैसे देता है? प्रोड्यूसर को बोलेगा तू बना, ये ले हैंड टू हैंड पैसे, तो कैश में पेमेंट कर देगा। हैंड टू हैंड माल आया, पैसे पकड़, कैश पेमेंट। इतना यार प्रोड्यूसर को तो मजे आ जाएंगे। 1 करोड़ रुपए का माल ले, 1 करोड़ रुपए हैंड टू हैंड दे दी। प्रोड्यूसर क्या कहा, वाह ये तो अमीर बनाने की स्कीम है, तो 25 दिन में पैसा डबल करने वाली स्कीम है। कभी कभी तो एडवांस भी दे देता है। 1 करोड़ रुपए का क्या है, तेरा ऑर्डर 1 करोड़ का बन रहा है ना, ये पकड़ 20 लाख रुपए, अभी बना, जल्दी बना, जिस दिन बना देगा 80 लाख रुपए उसी दिन। कभी कभी एडवांस भी पेमेंट कर देता है। फाइनेंशियल असिस्टेंट भी प्रोवाइड करवाता है। इतना ही नहीं बच्चों, आगे रिटेलर को भी कभी कभी बोल देता है पैसे नहीं है ना, कोई बात नहीं उधार लेगा, जब आ जाए तब दे जाइयो। फाइनेंशियल असिस्टेंट पैसे वाला इंसान है यार, बड़ा भाई है वो। बियरिंग रिस्क, बड़ा भाई है, रिस्क वही लेगा। बेटा वो अपने नाम पर गुड्स में डील करता है, वो पूरा खरीद तो लेता है अपने नाम पर, वो उसकी डिलीवरी भी ले लेता है अपने नाम पर, वो अपने पास लार्ज लॉट्स भी मेंटेन करता है अपने वेयर हाउसेस में। तो बेटा वो वेराइटी ऑफ रिस्क को क्या कर रहा है? वेराइटी ऑफ रिस्क को खुद मतलब बुलावा दे रहा है रिस्क को, आओ मेरे को हिट करो। मान के चलो उसने कोई चीज खरीदी 12 रुपए में, मैगी का पैकेट 12 में खरीदा, और मैगी ने बोल दिया अब हमारा पैकेट जो है, मैगी ने उसके बाद बोला कि अब हमारा पैकेट मार्केट में 11 रुपए 50 पैसे का बिकेगा। इसको तो झटका लग जाएगा, अब यार मैंने इतना सारा स्टॉक मंगा लिया, मैगी ने 50 पैसे पर पैकेट गिरा दिए। 50 पैसे होलसेल में बहुत बड़ा अमाउंट होता है, 10-10 पैसे में लड़ाई हो जाती है बच्चों। उसको चोरी हो गई तो क्योंकि सारा स्टॉक तो वही लेके बैठा हुआ है, खराब हो गया तो वो झेलेगा, आग लग गई तो वो झेलेगा, कितने सारे रिस्क वो लेके बैठा हुआ है। बात ही समझ में आप ही नहीं आई। फैसिलिटेट प्रोडक्शन कॉन्टिन्यूटी। बेटा होलसेलर ना अपना प्रोड्यूसर अपनी फैक्ट्रीज पे ताला मार के बैठ जाएंगे जिस दिन होलसेलर अपनी हड़ताल कर डाली। तो होलसेलर बेटा हेल्प करता है प्रोडक्शन कॉन्टिन्यूटी में, मतलब होलसेलर मार्केट में ना हो तो प्रोडक्शन स्मूथली चले ही ना। क्लियर है? बाय परचेजिंग द गुड्स एज एंड व्हेन दे आर प्रोड्यूस। जैसे गुड्स बनते हैं होलसेलर खरीद लेता है। ठंड के कपड़े भी जैसे बने होंगे होलसेलर ने खरीद लिए होंगे। एंड स्टोरिंग देम, और उसके बाद में स्टोर करता है, तब तक स्टोर करता है जब तक वो मार्केट से डिमांड नहीं होती। तो वो प्रोड्यूसर ने तो बना दिए होंगे ठंड के कपड़े बहुत पहले ही, और होलसेलर ने खरीद के अपने पास अभी तक रख भी लिए होंगे। और होलसेलर को पता है मैं जिस दिन मार्केट से डिमांड आई मैं उन्हें बेच दूंगा। तो जैसी जब उसने खरीदे होंगे और जब मार्केट से डिमांड आएगी, उसके बीच में गैप है एक, उस गैप को पूरा कौन कर रहा है? होलसेलर। उसे पता है ठंड का कोई बेटा टाइम थोड़ना है कि इसी डेट पर ठंड लगेगी। कभी कभी ठंड बेटा दिसंबर तक में नहीं लगती, जनवरी में जाके ठंड लगती है। कहते हैं ना कभी कभी मार्केट खराब हो गया इस बार का तो ठंडें लेट पड़ी हैं, ठीक है। कभी कभी कहते हैं इस बार का तो मार्केट बहुत बढ़िया चला है क्योंकि नवंबर में ही लोग जैकेट पहनने की नौबत आ गई, ठंडी इस बार इतनी ज्यादा पड़ी है, ठीक है। ये डिफरेंस होता है। मौसम के ऊपर भी काफी चीजें डिमांड में आपने पढ़ा था, सीजन एंड वेदर इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर दैट अफेक्ट्स द डिमांड इन द मार्केट। ये पढ़ा था नहीं पढ़ा था? ओके। सर्विस टू द रिटेलर्स। अब रिटेलर्स को क्या सर्विसेज देते हैं होलसेलर? अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स, कि हमेशा रिटेलर को टेंशन ही नहीं होती, उसे पता है जब भी मेरे गुड्स चाहिए होगा मैं जाके होलसेलर से मांग लूंगा, मुझे अपने पास स्टॉक रखने की जरूरत नहीं है। वो दुकान से पूछा कितने का आइटम बचे हैं, तो कहेगा साहब जी 6 पीस बचे हैं। 6 पीस बचे हैं, कोई बात नहीं, आज 6 पीस बिक जाएंगे, मैं सुबह फोन कर दूंगा, सुबह एक होलसेलर दे जाएगा। ऐसे ही तो बोलता है वो, उसे टेंशन ही नहीं है, उसे स्टॉक रखना ही नहीं है। वो कहेगा मैं तो उतना मंगाऊंगा जितना मेरे एक दिन में बिकता है, मैं क्यों पैसे फंसाऊं फालतू का, जब होलसेलर फंसा के बैठा हुआ है। तो ऐसे ही होता है बच्चों।
फिर होता है ग्रांट ऑफ क्रेडिट। होलसेलर जो है इनको उधार पेमेंट कहता है तुम खरीद लो, जब पैसे आ जाए तब हमें दे देना, हम तुम्हें उधारी पर दे देंगे, टेंशन मतलब तुम आराम से बेचो, जब बेच के पैसे आ जाए तब हमें दे देना। ओह बेटा फाइनेंशियल असिस्टेंस। रिस्क शेयरिंग, इनके साथ रिस्क भी शेयर करता है। मान के चलो तो होलसेलर बियर द रिस्क ऑफ चेंज इन डिमांड, रिस्क ऑफ डैमेज इन ट्रांसिट, रिस्क ऑफ थेफ्ट, स्पॉइलेज इन वेयर हाउस। रिटेलर्स आर रिलीव्ड फ्रॉम ऑल सच रिस्क एज अ होलसेलर बियर्स दिस रिस्क फॉर द रिटेलर। देखो मेरी बात को समझो, अगर बीच में होलसेलर नहीं होता तो रिटेलर को खुद जाना पड़ता प्रोड्यूसर के पास गुड्स लेने के लिए। जब वो प्रोड्यूसर के पास खुद गुड्स लेने को जाता तो गुड्स रास्ते में होता तो रिस्क किसका होता? रिटेलर का होता, क्योंकि वो खुद प्रोड्यूसर के पास गया है। बात ही समझ में, रास्ते में गुड्स से कुछ हो जाए तो रिटेलर का नुकसान, क्योंकि वो गुड्स डायरेक्टली प्रोड्यूसर खरीद के लेकर आ रहा है तो बल्क में ही लेकर आएगा, अगर डिमांड में चेंज आ गया तो रिटेलर का नुकसान। बात ही समझ में नहीं आई? क्लियर है? क्योंकि उसे अपने पास गुड्स, क्योंकि बल्क में लेकर आएगा तो उसे अपने पास वेयर हाउस भी रखना पड़ेगा ना रिटेलर को, है ना? तो रिटेलर का वेयर हाउस रखेगा और उसमें चोरी हो गई, आग लग गई, तो ये रिस्क उसका। अब बीच में होलसेलर ये सारे काम को देखो, होलसेलर खरीद के लेकर आता है और खुद जाकर रिटेलर को बेचता है। तो यहाँ पर रिटेलर के ऊपर से पहली बात तो टेंशन खत्म हो गई कि गुड्स मुझे जाकर लेकर आने हैं। तो अगर रास्ते में चोरी हो भी गई तो उसकी जिम्मेदारी होलसेलर लेगा कि मैं तेरे पास भिजवा रहा था, मेरी जिम्मेदारी है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि अब यहाँ पे स्टोरेज तो रिटेलर को करनी नहीं है, स्टोरेज कौन करेगा? होलसेलर। तो आग लगने की, चोरी होने की सारा रिस्क कौन उठाएगा? होलसेलर उठाएगा। तो बेसिकली होलसेलर सारा रिस्क ले लेता है किससे? रिटेलर से। स्पेशलाइज्ड नॉलेज, होलसेलर हैज अ डायरेक्ट लिंक विद द मैन्युफैक्चरर, सो ही कम्स टू नो अबाउट द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। मान के चलो मैन्युफैक्चरर ने कोई नया प्रोडक्ट निकाला, उस नए प्रोडक्ट में कोई नई टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, तो वो स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजी प्रोड्यूसर जो है होलसेलर को बताएगा। देन होलसेलर उस नॉलेज को आगे शेयर करेगा रिटेलर के साथ, देन रिटेलर शेयर करेगा कंज्यूमर के साथ। इस तरीके से प्रोडक्ट के बारे में चीजें पहुंचती हैं। बात ही समझ में आती नहीं है कि नए टेक्निक ये वाला गुड्स लेके जाओ, बहुत बढ़िया, इसमें ये फायदा, इसमें ये फायदा, इसमें ये फायदा है। पब्लिसिटी, बेटा होलसेलर प्रोवाइड करवाता है क्या? पब्लिसिटी। वो ब्रांड को एडवर्टाइज करता है, गुड्स केप्ट विद देम, सच पब्लिसिटी हेल्प्स अ रिटेलर एबल टू इंक्रीज हिज सेल्स, दिस साइट ऑफ पब्लिसिटी इंक्रीज द सेल ऑफ द लोकल रिटेलर्स। जैसे मेरी बात को ध्यान से समझो, आसान सा कॉन्सेप्ट है। एक रिटेलर जो है मैगी बेच रहा है, क्या उस रिटेलर को मैगी के बारे में तारीफें करने की जरूरत है? नहीं है, क्योंकि उसके पीछे कुछ लोग हैं जो मैगी का एडवर्टीजमेंट ऑलरेडी टीवी पे करवा देते हैं, ऐसे करके टू नू 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 टू नू नू, नहीं ये नहीं थी, कोई और ट्यून थी, जो भी थी, ठीक है, ऐसी कुछ करके करवाते हैं, 2 मिनट में मैगी तैयार। तो मार्केटिंग तो एक्चुअल में रिटेलर कर ही नहीं रहा, मार्केटिंग तो रिटेलर के पीछे होलसेलर्स कर रहे होंगे, प्रोड्यूसर्स कर रहे होंगे, जिसका फायदा अल्टीमेटली रिटेलर्स को हो रहा है, क्योंकि होलसेलर ऑलरेडी मार्केटिंग फंक्शन क्या करते हैं, परफॉर्म कर देता है, ऑलरेडी पब्लिक कर देता है प्रोडक्ट को, पब्लिसिटी कर देता है प्रोडक्ट की, जिसका फायदा किसको पड़ता है? रिटेलर को पड़ता है। होलसेलर जाएगा रिटेलर को बोल देगा एक काम कर, ये मैं तेरे को बैनर लगा के दे रहा हूँ बड़ा सा, ये बैनर अपनी दुकान के आगे लगा ले। जैसे मान के शिव शक्ति ट्रेडर्स किसी दुकान का नाम है, शिव शक्ति ट्रेडर्स, और वो दुकान जो है क्या बोलते हैं, पार्ले जी बिस्कुट में डील करता है। तो होलसेलर जाएगा, पार्ले जी का इतना बड़ा सा बैनर लगवाएगा और इतना बड़ा सा नीचे नाम लगवाएगा शिव शक्ति ट्रेडर्स, जाके उसको दे देगा, अपनी दुकान के ऊपर लगा ले। शिव शक्ति का तो बेटा काम बच गया ना, कि उसको ये बैनर खुद से बनवाना पड़ता, कोई और उसके लिए देगा, उसके पहले बात तो पैसे बच गए। साथ में इतने बड़े बैनर पे पार्ले जी लिख रहा है तो दुनिया को पता लगेगा कि ये पार्ले जी प्रोडक्ट बेच रहा है, तो उससे जाके खरीदेंगे, उसकी सेल्स इंक्रीज होगी। तो होलसेलर हेल्प करता है। सिक्स्थ है बेटा मार्केटिंग सपोर्ट देता है, दोनों बेसिकली सेम सेम से पॉइंट है। तो होलसेलर वेरियस मार्केटिंग फंक्शन परफॉर्म करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है रिटेलर्स को, जिससे उनकी क्या होती है? सेल्स इंक्रीज होती है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल, मैंने बताया था ना, होलसेलर लार्ज क्वांटिटीज में बाय करता है, जिससे कि उसे क्या मिलता है? बड़ा डिस्काउंट मिलता है प्रोड्यूसर से, और इतना बड़ा डिस्काउंट मिलता है तब वो डिस्काउंट को शेयर भी करता है, यानी कि जब वो खुद सस्ता खरीदता है तो आगे अपने रिटेलर्स को सस्ता बेचता भी है, क्योंकि वो प्रॉफिट मार्जिन कम ले रहा है। रिटेलर्स अब बाइज द गुड्स इन द स्मॉल लॉट, सो डायरेक्टली दे कैन नॉट गेट मोर डिस्काउंट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर। तो मतलब भी देखो, अगर प्रोड्यूसर के किससे गया? होलसेलर के पास गया, होलसेलर से रिटेलर के पास गया, तो होलसेलर जो है प्रोड्यूसर से बल्क में खरीद रहा है, जिससे होलसेलर को क्या मिलता है? बड़ा डिस्काउंट मिलता है। उस डिस्काउंट को बेटा वो मतलब खुद सस्ते में खरीदता है, तो आगे रिटेलर को भी सस्ते में दे देता है, डिस्काउंट को शेयर कर देता है वो। क्लियर है? अगर रिटेलर डायरेक्टली जाके प्रोड्यूसर से खरीदता तो प्रोड्यूसर उसे डिस्काउंट नहीं देता, प्रोड्यूसर कहता है इतनी छोटी क्वांटिटी में तू मेरे से लेने आया है, तेरे को बाहर का डिस्काउंट दूं मैं। लेकिन वहीं पर होलसेलर क्योंकि लार्ज क्वांटिटी में खरीद रहा है, वो जाके डिस्काउंट ले आता है। तो बेटा होलसेलर यहाँ पर भी इसकी क्या कर रहा है? हेल्प कर रहा है, अब लार्ज क्वांटिटीज में खरीद के। आगे देखते हैं रिटेल ट्रेड। A retailer may be defined as a dealer in goods and services who purchases from a manufacturer or wholesaler
एंड सेल टू द अल्टीमेट कंज्यूमर। ओहो, अब देखो प्रोड्यूसर, होलसेलर, रिटेलर और कंज्यूमर। तो यहाँ पे रिटेलर जो है ना वो होलसेलर से, जनरली हम मान के चलते हैं होलसेलर से खरीदता है, लेकिन हो सकता है अगर बड़ा रिटेलर हो, जो मैंने बताया था ना बड़े बड़े स्केल के जो रिटेलर्स होते हैं जिनकी डेली की सेल एक बड़े होलसेलर से भी ज़्यादा होती है, वो क्यों खरीदेंगे होलसेलर से? वो डायरेक्टली मैन्युफैक्चर से जाके नहीं खरीदेंगे। अब रिलायंस रिटेल है, रिलायंस रिटेल, रिलायंस स्मार्ट, ये क्या रिटेल शॉप ही तो है, डिपार्टमेंटल स्टोर रिटेल शॉप ही तो है। इतनी बड़ी बड़ी रिटेल शॉप होती है कि दिन की जो सेल होती है वो एक एक होलसेलर से भी 20-20 गुना ज़्यादा होती है। तो बेटा बेवकूफ़ छोड़ना कि होलसेलर से खरीदेंगे, डायरेक्टली कंपनी से मैन्युफैक्चर से खरीदेंगे। ठीक है, तो रिटेलर वो इंसान होता है जो जनरली होलसेलर से खरीदता है, लेकिन अगर उसकी वो लार्ज क्वांटिटीज में डील करता है, उसकी सेल्स बहुत अच्छी है, तो वो डायरेक्टली प्रोड्यूसर से भी खरीद सकता है। तो इसके फीचर्स क्या होते हैं? रिटेलर लास्ट लिंक की तरह काम करता है। तो देयर आर द टू लिंक, होलसेलर, रिटेलर, उससे पहले प्रोड्यूसर और कंज्यूमर। तो प्रोड्यूसर को कंज्यूमर को लिंक करने के लिए ये दो आते हैं, जिसमें पहला ये होता है, दूसरा ये होता है, दूसरा मतलब आखिरी भी है। ठीक है, रिटेलर सेल्स द गुड्स और सर्विसेज डायरेक्टली टू द कंज्यूमर। रिटेलर किसे बेचता है? कंज्यूमर को बेचता है। रिटेलर डील्स विद अ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट, ये अच्छी बात है। होलसेलर को हमने पढ़ा था कि वो वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट में डील करता है, वो स्टेशनरी में करता है तो स्टेशनरी में डील करेगा, गारमेंट्स और गारमेंट्स में ही, फूड आइटम्स तो फूड आइटम्स में करेगा। लेकिन आपने रिटेलर्स का देखा होगा वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट में करेंगे, कि एक रिटेलर गारमेंट्स भी बेच रहा है, वही इंसान फूड आइटम्स भी बेच रहा है, वही इंसान स्टेशनरी भी बेच रहा है। आप देखते नहीं देखते? क्लियर है? अपने दुकान के आसपास जाके देखते हैं, कन्फेक्शनरी भी है, परचूनी का सामान भी है, स्टेशनरी भी वो इंसान बेच रहा है, कभी कभी तो गारमेंट्स भी लाके वो बेच देता है। करता है नहीं करता है ऐसा? हाँ जी। तो रिटेलर क्या करता है? बाय करता है, सेल करता है स्मॉल क्वांटिटी में, स्मॉल क्वांटिटी में। रिटेलर इज जनरली लोकेटेड इन द रेसिडेंशियल एरिया। अब देखो होलसेलर ना जनरली कहाँ पे, देखो होलसेलर को चाहिए बहुत बड़ी जगह, बहुत बड़ी जगह, तो वो बेसिकली शहर से थोड़ा बाहर रहते हैं। ठीक है, ताकि उनको इतनी बड़ी जगह सस्ते में मिल जाए। ठीक है, और इतनी बड़ी जगह शहर के अंदर मिलना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी होता है, महंगी भी मिलती है, तो वो बाहर ही रहते हैं। लेकिन अगर बेटा ऐसी सुनसान इलाके में रिटेलर अपनी शॉप खोलेगा तो नहीं चलेगी। रिटेलर जनरली अपनी जो शॉप खोलते हैं रेसिडेंशियल एरिया में खोलते हैं, जहाँ पर पब्लिक काफ़ी सारी होती है। तो रिटेलर्स क्या करता है? उनके साथ अब मतलब कस्टमर्स के साथ पर्सनल रिलेशन मेंटेन करता है। कहते हैं ना चाचा की दुकान से ले आते हैं, चाचा की दुकान से ले आते हैं। कभी कभी तो हम अंकल बोलते ही नहीं है, दुकानदार बोलते ही नहीं, हम बोलते हैं चाचा वाचा, ऐसे करके बेटा एकदम से फैमिली रिलेशन टाइप बना लेते हैं अपनी आसपास की दुकानों के साथ। और पर्सनल रिलेशन का मतलब यहाँ पर और किस लिए बोला गया कि वो पर्सनली हम लोग गुड्स सोल्ड करते हैं, हम उन्हें पर्सनली जानते हैं, वो हमें पर्सनली जानते हैं। हम पार्ले गुड्स जाके हम पार्ले जी बिस्कुट उनसे खरीदते हैं, तो वो हमें जानते हैं, हम उन्हें जानते हैं। लेकिन क्या कंपनी हमें जानती है? नहीं जानती। कंपनी हमारे बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। रिटेलर में कॉन्ट्रैक्ट द कस्टमर ऑन टेलीफोन, टेलीफोन पे करते हैं, हाँ सर ये वाला स्टॉक आ गया, खरीद के ले जाओ। देखा है ना बेटा, मम्मी जिस जगह से जाके अपने जो सूट साड़ी वगैरह लेकर आती हैं, वो आंटी कॉल करती हैं, हाँ भाभी जी ये स्टॉक आया नया, मैंने व्हाट्सएप कर दिया, आपको बताना कोई चाहिए तो आ जाओ, बहुत बढ़िया स्टॉक, एकदम बढ़िया, एकदम बेहतरीन। ऐसे आते नहीं आते। इंटरनेट पे करते हैं, यानी कि व्हाट्सएप पे दिखा दिया, इंटरनेट व्हाट्सएप पेजेस पे, इंस्टाग्राम पेजेस पे। ठीक है, टीवी पे। ठीक है, थ्रू हिज रिटेल शोरूम। ठीक है, रिटेलर एक्ट्स एज अ मिडिल मैन बिटवीन द होलसेलर एंड द कंज्यूमर। ये तो पता ही है, इट इज अ मिडिल मैन बिटवीन द होलसेलर एंड द कंज्यूमर। कोई प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं है। आगे देखते हैं कंज्यूमर को क्या सर्विसेज देता है। रेगुलर अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, किसी कंज्यूमर को, यानी कि हम जैसे कंज्यूमर को कभी भी कोई भी आइटम चाहिए, आग बंद करो, रिटेलर के पास जाओ, वहां जाकर वो आइटम उसके पास मिल जाएगा। यही तो करते हैं हम लोग। क्लियर है? हम तो टेंशन नहीं लेते होलसेलर के पास जाना पड़ेगा, प्रोड्यूसर के पास जाना पड़ेगा, नहीं। जिस टाइम पे कुछ भी गुड्स चाहिए सीधा जाके रिटेलर से ले आओ। लेकिन वहीं पर रिटेलर को पहले ऑर्डर लगवाना पड़ेगा होलसेलर के पास, होलसेलर को ऑर्डर देना पड़ता है प्रोड्यूसर को, या हमें रिटेलर को ऑर्डर देना पड़ता है? नहीं। आजकल तो होम डिलीवरी भी 10 मिनट के अंदर हो जाती है ब्लिंकिट पे। आप जब तक ऐप पे ऑर्डर बुक करो, पेमेंट करो, बंदा 10 मिनट के अंदर घर पे दे जाता है। ठीक है, तो रिटेल इतना तेज चल रहा है, हमें जिस टाइम पे भी कुछ की जरूरत होगी हम रिटेल से जाके ले सकते हैं। वाइड सिलेक्शन, हमारे पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज होती है, हमारे पास वेराइटी ऑफ गुड्स होते हैं जिसमें हम अपने गुड्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ना बाजार में जाके आटा खरीदना है। अब आटा आईटीसी का भी आता है, आटा फॉर्च्यून का भी आता है, और भी तमाम ब्रांड है जिनका आटा आता है। लेकिन बेटा वहीं पर अगर एक मैन्युफैक्चर की बात करूं, या तो वो आईटीसी यानी कि जो इसे हम बोलते हैं आशीर्वाद आटे में डील कर रहा होगा, या फिर वो खाली फॉर्च्यून के आटे में डील कर रहा होगा, या फिर वो खाली एमएलएम के आटे में डील कर रहा होगा, है ना। तो वो एक पर्टिकुलर ब्रांड के आटे में डील करता है होलसेलर। लेकिन वहीं पर रिटेलर सारी ब्रांड के आटे रखेंगे। रिटेलर बोलेगा भाई ऐसा है, सुनो, कस्टमर ये नहीं आता कि फॉर्च्यून का चाहिए, इसका चाहिए। ठीक है,
50 कस्टमर आएंगे, 50 डिमांड लेकर आते हैं, 50 मुझे रखने पड़ेंगे अगर मुझे कमाना है तो वहाँ पर वाइड चॉइस मिल जाती है, एक ही चीज़ के अलग अलग ब्रांड भी मिल जाते हैं। रिटेलर हमें न्यू प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्म करता है, ये लेकर जाओ भाई साहब, ये लेकर जाओ। ऐसे ना मेरे को एक बीच में मैगी का फ्लेवर आया था, मैगी करी पत्ता। भाई उस टाइम में मैगी आती 10 रुपए की, करी पत्ता था 12 रुपए का, और मेरी पॉकेट मनी थी 10 रुपए। अब मेरी पॉकेट मनी 10 रुपए, वैसे ही मेरे को दुकानदार ने 12 रुपए करी पत्ता दे दिया, 2 रुपए में उसको उधार कर कर आया, ठीक है। और इतना बेवकूफ़ बना के उसने दिया, विपुल लेके जा, कसम से बोला मज़े आ जाएंगे, तू नॉर्मल वाले को खाना छोड़ देगा, तू करी पत्ता ही खाएगा, तू लेके जा एक बार, इसे मज़े आ जाएंगे, मैं बोल रहा हूँ तेरे को, 2 रुपए कोई नहीं बाद में दे जाइयो, लेकिन तू लेके जा। मैं लेकर गया, उससे बकवास मेरे को कुछ भी नहीं लगा, वो चली भी नहीं 1 महीने से ज़्यादा, ठीक है। तो ऐसे करके नए नए प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन भी देते हैं, कुछ कुछ प्रोडक्ट अच्छे होते हैं, कुछ कुछ खराब होते हैं। रिटेलर की गलती नहीं होती, उनको बोला गया प्रोडक्ट अच्छा है तो वो हमको बोलेंगे प्रोडक्ट अच्छा है, भैया उन्हें भी तो कमाना ही है ना। क्लियर है। डेमोन्स्ट्रेशन एंड आफ्टर सेल सर्विस, रिटेलर डेमोन्स्ट्रेशन भी देता है, आफ्टर सेल सर्विस भी देता है। डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब आप कोई भी गुड्स खरीदने जाते हो तो पहले उस गुड्स को यूज़ करके आपको दिखाता है। आप कभी दुकान पे जाना कूलर खरीदने के लिए, आप कूलर खरीदने के लिए जाओगे तो वो अलग अलग कूलर के एग्जाम्पल देगा, देखो सर ये वाला कूलर खरीद के देखो, डेमो दिखाएगा वहां पर आपको, प्रॉपर डेमो, ये कूलर खरीद के देखो, आप इस कूलर को यहाँ से चला कर देखो, सर मैं मजाक नहीं कर रहा, मिडिल ईस्ट की गर्मी चली जाएगी, दुबई के अंदर बर्फ पड़ जाएगी, कूलर आप यहाँ से चला दोगे। तो ऐसे ऐसे करके कूलर की तारीफें करते हैं वो, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं, इसकी हवा खाओ, इसकी हवा खाओ, इसकी खाओ, इस एसी की हवा खाओ। अरे ये वाले एसी तो हमारे शोरूम के अंदर ही लग रहे हैं, आप खुद देख लो कितनी बढ़िया कूलिंग है इनकी, ठीक है। टीवीज के दिखाते हैं, अलग अलग टीवी को सेटअप करके दीवार पर दिखा देते हैं, या फिर नहीं दिखा देते, डेमो देते हैं वो बेटा। आज के टाइम पर आप कोई बाइक गाड़ी वगैरह कुछ खरीदने जाते हैं तो उनका पहले टेस्ट ड्राइव मिलता है, दीज आर द डेमोन्स्ट्रेशन, ठीक है। तो रिटेलर देते हैं डेमोन्स्ट्रेशन, होलसेलर डेमोन्स्ट्रेशन नहीं देता, होलसेलर भगा देगा। आफ्टर सेल सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। वो ये भी बोलते हैं कि जैसे रिटेल शॉप्स होती हैं, ठीक है, जैसे एलजी के शोरूम पर गए आप, एलजी के शोरूम से आपने कोई रेफ्रिजरेटर लिया, वो बोलेंगे सर देखो 5 साल की हमारी आफ्टर सेल सर्विस मतलब वारंटी है, कुछ भी इसके अंदर प्रॉब्लम हो आप कॉल करना इस नंबर पर, हमारी साइड से एक बंदा जाएगा आपके घर पे जाकर इस चीज़ को ठीक कर कर आएगा। तो हम खाली प्रोडक्ट खरीद के नहीं लेकर आए, ठीक है, हम साथ में उसकी 5 साल की आफ्टर सेल सर्विस भी लेकर आ रहे हैं, एश्योरेंस भी साथ में ला रहे हैं कि 5 साल तक इसके अंदर कोई भी कमी आती है तो कंपनी ठीक करवाएगी। 1 साल की वारंटी मिलती है, नहीं मिलती फोन्स वगैरह में, कौन देता है, रिटेल ब्रांड ही तो देती है वो, ठीक है। फिर क्या, होम डिलीवरी, आजकल तो होम डिलीवरी सर्विसेज भी स्टार्ट करवाती है। कन्वीनियंस इन बाइंग, तो रिटेल स्टोर्स आर लोकेटेड इन द रेसिडेंशियल एरिया, मतलब बेसिकली हम लोगों के घर के आसपास ही होता है, जब मन चाह मुंह उठाओ जाओ, चीज़ें लेकर आओ और जाकर चीज़ें बना लो, ठीक है। अब पहले नोएडा के अंदर क्या था, जैसे हम ब्लिंकिट वगैरह से पहले हम बात करेंगे, तो उससे पहले ना थोड़ी सी डिफिकल्टी होती थी चीज़ों के बीच में। कैसी डिफिकल्टी देखने को मिलती थी, क्योंकि लोग वक्त सोसाइटी में रहते थे, इतने ऊंचे टावर से नीचे चढ़ेंगे तो लोगों को भी 1 1 महीने का स्टॉक अपने पास रखना पड़ता था, बिस्कुट का, कोल्ड ड्रिंक वगैरह का। लेकिन अभी कुछ 2 3 सालों से ब्लिंकिट स्टार्ट हुआ, ब्लिंकिट ने बोला यार आपको जो भी चीज़ चाहिए ना, जो भी चीज़ हमको 10 मिनट में पहुँचा देंगे। अब लोग कहते हैं मुझे स्टॉक रखने की ज़रूरत क्या है, मुझे जिस टाइम पे जो चीज़ खाने की होगी मैं उस टाइम पे वो चीज़ मंगाऊंगा और खाऊंगा, ब्लिंकिट है, ठीक है। तो रिटेल शॉप्स का काम ही ये हो गया था कि भैया कस्टमर इतनी इतनी कन्वीनियंस प्रोवाइड करवाना कि कस्टमर हमारे पास से उसे आने में प्रॉब्लम ना हो, कस्टमर कोई चीज़ चाहिए तो हम पहुंचा देंगे, ठीक है। तो इस फंक्शन को रखा गया, क्योंकि रिटेल क्यों बनाया गया था कि हम लोगों को प्रॉब्लम ना हो गुड्स खरीदने में। अब मार्केट इतना चेंज हो चुका है कि अगर हमें 100 मीटर चल के जाना है मतलब हमारे लिए प्रॉब्लम है, वो चीज़ भी हमें दूर लगेगी, हम इतने आलसी हो चुके हैं, क्योंकि ऑप्शंस इतने सारे हैं। मैं जाऊंगा 10 मिनट में, 15 20 मिनट में गुड्स लेकर आऊंगा, उतने में तो ब्लिंकिट वाला 10 मिनट में घर दे जाएगा, वही सेम रेट में मैं ब्लिंकिट करूंगा ना। तो इसी वजह से मार्केट इतना चेंज हो चुका है, रिटेलर ने उस कन्वीनियंस को और ज़्यादा कन्वीनियंट कर दिया है होम डिलीवरी देकर। ये बेटा क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, हमारे आसपास के रिटेलर होते नहीं होते। एक काम करो, महीने का हिसाब हम लोग एक बार में करा करेंगे, पूरा सामान ले लो उधार, जितना भी हिसाब बनेगा महीने में एक बार कर दिया करना। ये तो होता है बेटा देसी देसी रिटेलर जो हम लोगों को देते हैं। कभी कभी कुछ रिटेलर जब टीवी खरीदने जाते हैं तो कहते हैं ना आपके पास सर क्रेडिट कार्ड हो तो हम आपको उधार भी दे सकते हैं, है ना, हम आपके लिए EMI भी बना देंगे। क्लियर है। और कुछ जो उधार नहीं दे सकते वो कहते हैं कि हम आपसे बैंक से टाई करवा देंगे। जब गाड़ी वगैरह खरीदने जाते हो तो आप गाड़ी के लिए लोन लेते हो, तो लोन बेटा वो आपको गाड़ी के शोरूम नहीं देता, शोरूम भी रिटेलर होता है, शोरूम वाला लोन नहीं देता आपको, बैंक देती है। शोरूम वाला बैंक को बोलेगा ये सर है, इन सर को ये वाली गाड़ी चाहिए, इनको लोन दिलवाना है, ठीक है। बैंक वाले आपके डॉक्यूमेंट चेक करेंगे तो बैंक वाले आपके बिहाफ पर पेमेंट कर देते हैं शोरूम वाले को, शोरूम
वो तो पैसे पूरे मिल गए और फिर आपको पेमेंट वापस करना पड़ता है बैंक को, ठीक है। तो वो कनेक्शन भी प्रोवाइड करवा देते हैं आप। फिर वो होलसेलर को और मैन्युफैक्चरर को क्या सर्विसेज देता है, हेल्प्स इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। बेटा अगर यही नहीं होगा तो जगह जगह पे गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करेगा कौन, अल्टीमेटली इसी के पास से तो कंज्यूमर तक पहुंच रहा है। यही तो कंज्यूमर के दिमाग में एक प्रोडक्ट की नेगेटिव या एक प्रोडक्ट की पॉजिटिव इमेज बना रहा है। अगर रिटेलर्स नहीं मना कर दिए नहीं हम तुम्हारा ये वाला प्रोडक्ट मार्केट के अंदर नहीं बेचेंगे, तो हर होलसेलर को और हर प्रोड्यूसर को प्रॉब्लम होगी नहीं होगी अपना गुड्स मार्केट में ले जाने में। सेकंड पर्सनल सेलिंग, ये खुद पर्सनली कंज्यूमर को बेचता है। कोई कंज्यूमर, मैं बेटा 10 रुपए वाली मैगी खरीदने गया था, उसने मेरे को पर्सनली फोर्स कर करके 12 वाली करी पत्ता खिला दी। मैं नहीं लेकर आता, मैं कभी नहीं लेकर आता अगर मैं खुद से खरीदने जाता तो, ठीक है, उसने दे दी। उसने एक बार मेरे को ईपी भी खिला दी थी। ये होता है बेटा पर्सनल सेलिंग का फायदा, ठीक है। मैं फोन लेने गया था किसी और ब्रांड का, उसने मेरे को किसी और ब्रांड का कोई फोन चिपका दिया। पर्सनल सेलिंग। मैं कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ, कॉमर्स का टीचर हूँ मैं, ठीक है। मेरे को पता है मार्केटिंग हैक्स कितने तरीके से चलते हैं, बट उस टाइम पर आप नहीं समझ पाओगे, ठीक है। उस टाइम पर आप नहीं समझ पाओगे क्योंकि वो फायदे ही फायदे दिखाते हैं। मैं वैसे भी इतने ज़्यादा टेक्निकली इनेबल नहीं हूँ इन चीज़ों के अंदर, तो मैं समझ लूंगा हाँ 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 ठीक है ठीक है ठीक है, इसके अंदर ज़्यादा कैमरा है, कोई नहीं है ले लो। ये होता है, ये हर किसी के साथ होता है, ठीक है। इनेबलिंग लार्ज स्केल प्रोडक्शन। अब देखो रिटेलर का जो प्रेजेंस होता है वो मैन्युफैक्चरर और होलसेलर को फ्री कर देता है फ्रॉम द ट्रबल ऑफ मेकिंग इंडिविजुअल सेल्स टू द कस्टमर। मतलब उनकी एक प्रॉब्लम होती है कि कस्टमर को कौन बेचेगा, और रिटेलर उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है कि वो स्मॉल स्मॉल क्वांटिटीज में उनको बेचेगा। तो भैया बहुत सारे रिटेलर छोटी छोटी क्वांटिटीज में जब अलग अलग कस्टमर्स को बेचेंगे तो वो भी एग्रीगेटिवली अगर सारे रिटेलर्स का जोड़ा जाए तो वो भी बल्क में ही बेच रहे हैं ना, वो भी ज्यादा आइटम ही बेच रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि वो वेल कनेक्टेड है टू द अल्टीमेट कंज्यूमर अलग अलग एरिया में, जिससे कि इनको बड़े बड़े ऑर्डर्स मिलते हैं। हेल्पफुल इन प्रमोशन। तो बेटा डायरेक्टली कस्टमर से जुड़ा कौन है, रिटेलर। रिटेलर हेल्प भी करता है प्रमोशन में, तो किसी नए प्रोडक्ट को प्रमोट भी करता है। तो रिटेलर पार्टिसिपेट इन द प्रमोशनल एक्टिविटीज ऑफ द मैन्युफैक्चरर्स एंड होलसेलर इन वेरियस वेज एंड देयर बाय हेल्प इन प्रमोटिंग द सेल ऑफ द प्रोडक्ट। क्योंकि वो डायरेक्टली जुड़े पड़े हैं कस्टमर के साथ, तो वो होलसेलर और रिटेलर, होलसेलर्स की, मैन्युफैक्चरर्स की हेल्प भी करते हैं उनके प्रोडक्ट को बेचने में। कलेक्टिंग मार्केट इंफॉर्मेशन। तो रिटेलर्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द होलसेलर, वो होलसेलर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं। दे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द होलसेलर और मैन्युफैक्चर रिगार्डिंग द टेस्ट एक्सपेक्टेशन डिमांड ऑफ द कस्टमर। अभी बताया था ना, हमने कहा था होलसेलर प्रोवाइड करवाता है, तो होलसेलर को कौन प्रोवाइड करवाता है, रिटेलर। बात ही समझ पे, रिटेलर प्रोवाइड करवाता है, झाग वाला सरफ चाहिए। क्लासिफिकेशन ऑफ द रिटेलर्स। तो रिटेलर से कुछ क्लासिफिकेशन होता है, रिटेलर से कुछ टाइप्स होते हैं। किस किस बेसिस पर, देखो साइज के बेसिस पर एक स्मॉल टाइप ऑफ रिटेलर होता है, एक लार्ज टाइप ऑफ रिटेलर होता है, ठीक है। प्रोडक्ट के बेसिस पर भी होते हैं, ऐसे रिटेलर्स होते हैं जो वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट में डील करते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट में डील करते हैं। एक ऐसे रिटेलर होता है जो स्पेशलाइज यानी कि एक ही तरीके के प्रोडक्ट में डील करते हैं, ऐसे भी रिटेलर्स होते हैं। हाँ, प्राइसिंग, एक ऐसे रिटेलर्स होते हैं जो सस्ते सस्ते प्रोडक्ट बेचते हैं, कुछ ऐसे रिटेलर्स होते हैं जो महंगे प्रोडक्ट बेचते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं जो अलग अलग तरीके के जो सस्ते भी बेचते हैं महंगे भी बेचते हैं, अलग अलग तरीके के होते हैं प्रोड्यूसर। सर्विस, कुछ सर्विस लेवल वाले प्रोड्यूसर भी सॉरी रिटेलर भी होते हैं आपके लिए, ठीक है। फिर फॉर्म ऑफ ओनरशिप। तो ओनरशिप के बेसिस पर भी अलग अलग तरीके के आपके पास क्या मिलते हैं, आपको रिटेलर मिलते हैं। तो सम रिटेल शॉप ऑपरेट एज सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म, कुछ कुछ पार्टनरशिप की तरह काम करती हैं। जो बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं, मल्टीपल शॉप्स होती हैं, वो कंपनी की फॉर्म में काम करती हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये चीज़ हमने सब पढ़ी थी ना, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। कुछ रिटेल शॉप आप देख रहे होंगे सिंगल पर्सन काम करता है, कुछ रिटेल शॉप से पार्टनरशिप में चलती हैं, कुछ कुछ जो होती हैं कंपनी की जो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, डिपार्टमेंट है, बिग बाजार है, रिलायंस है, लिवाइस का शोरूम है, बाटा का शोरूम है, ये सब क्या है, ये कंपनी की फॉर्म में काम करती हैं। ये सब पढ़ा है आपने। अब इंटरनल ट्रेड के टाइप्स देखें तो पहला होता है इटिनरेंट्स, दूसरा होता है फिक्स रिटेल शॉप। इटिनरेंट्स मतलब टेम्पररी, टेम्पररी सेटअप बोल सकता हूँ कि ऐसी रिटेल शॉप जो कि क्या है, टेम्पररी सेटअप है। इनके पास कोई फिक्स प्लेस नहीं होती अपने गुड्स को बेचने के लिए, ये अपनी प्लेस को चेंज करते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। आज इस जगह बेच रहे हैं, कल को किसी और जगह बेचेंगे। सर ऐसा कैसे पॉसिबल है, पॉसिबल है, भी पढ़ाऊंगा कैसे है, ठीक है। फिर होते हैं ऐसे रिटेलर जिनके पास अपनी एक फिक्स शॉप होती है, जिनके पास फिक्स शॉप नहीं होती इटिनरेंट, जिनके पास फिक्स शॉप होती है फिक्स शॉप रिटेलर। उसमें भी दो तरीके के आते हैं, स्मॉल स्केल शॉप्स और लार्ज स्केल शॉप्स। इनको हम लोग डिटेल में देखते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं इटिनरेंट से। तो इटिनरेंट्स मतलब वो रिटेलर जिनके पास कोई फिक्स प्लेस ऑफ सेल है ही नहीं, इनके पास कोई भी फिक्स प्लेस ऑफ सेल है ही नहीं। दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ द कस्टमर। आपने देखा होगा कि आपके घर में जो ढकेल वाले आते हैं ना,
कुछ पैडलर्स आते हैं, हॉकर्स आते हैं, वो आवाज़ लगाते हैं नीचे से, तो वो बेसिकली आप उनके पास नहीं जा रहे, वो आपके घर पर आके बेच, सब्जी वाले आते हैं। बड़े शहरों में कम आते हैं, छोटे शहरों में ज़्यादा आते हैं, मैं अलीगढ़ था तब बहुत आते थे, ठीक है, वो आपके पास आते हैं। क्लियर है? वो उन्हें बोलते हैं मोबाइल वेंडर्स। मोबाइल वेंडर बेटा मोबाइल नहीं बेच रहे, मोबाइल का मतलब आप एक जगह से दूसरी जगह जाकर वो अपने आइटम्स को बेचते हैं, वो हमारे पास आते हैं। वो लो प्राइस नॉन स्टैंडर्डाइज आइटम में डील करते हैं। दे डील इन डेली यूज आइटम्स रिक्वायर अ स्मॉल इन्वेस्टमेंट। वो ऐसे आइटम में यूज डील करते हैं जो कि हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं। फल बेचेंगे, सब्जियां बेचेंगे, ठीक है। कभी कभी देखा हो कुकर ठीक करने वाला आ जाते हैं, कभी कभी देखा होगा चेन ठीक करने वाला आ जाते हैं, कभी कभी देखा होगा मोची आ जाते हैं। ऐसे लोग आ जाते नहीं आ जाते हम लोगों के घर के आसपास? हाँ, ठीक है, हम लोग के घर पे आ जाते हैं। जैसे बोलते हैं हम लोग हॉकर्स एंड पेडलर्स। तो हॉकर्स एंड पेडलर्स मूव फ्रॉम स्ट्रीट टू स्ट्रीट। बेटा वो गली टू गली जाते हैं, एक गली से दूसरी गली, एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले, एक कॉलोनी से दूसरी कॉलोनी जाते हैं इन सर्च ऑफ कस्टमर, यानी कि वो कस्टमर को ढूंढते हैं, वो कस्टमर के पास जाते हैं। और हॉकर कैरीज द गुड्स ऑन व्हील्ड कार्ट्स। बेटा वो ढकेल होती है जिसके नीचे 4 पहिए लगे होते हैं, वो ऐसे आपने देखा ना ढकेलते हो जाते हैं। आपने वेलकम देती थी जिसमें उदय शेट्टी, उदय भाई वो आवाज लगाते हैं, कांधा ले लो, ऐसा कुछ है ना, बोलते नहीं बोलते, कांदा बेचते हैं, प्याज बेचते हैं वो। तो वो बेसिकली वो एक हॉकर का, वो एक पेडलर का एग्जाम्पल आपको दे रहे थे, ठीक है। और बेटा कभी कभी तो जानवरों के पीछे भी आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं तो जानवर आगे चल रहे होते हैं, पीछे बुग्गी पे बहुत सारा सामान लोड कर लेते हैं, फिर उसमें बेचते हैं। ऐसा भी आप लोगों ने देखा होगा। और एक पैडलर जो होता है, यानी कि पैदल चलने वाला जो होता है, वो अपने सर के ऊपर ऐसे करके टोकरी में सामान रख के बेचता होता है, हल्ला मचा रहा होता है, या फिर पीछे टांग लेता है। बेसिकली ये वो लोग होते हैं जो कुकर ठीक करते हैं, ठीक है, चेन ठीक करते हैं, मोची होते हैं, ये सब अपने कंधे पर या सर के ऊपर ये आइटम रखकर गली गली जाकर अपने सर्विसेज को बेचते हैं, ठीक है। इनके फीचर्स क्या होते हैं बेटा? मूव फ्रॉम स्ट्रीट टू स्ट्रीट, एक जगह से दूसरी जगह पर जाते रहते हैं, बसेस में बेचते हैं, ट्रेन में बेचते हैं। ये कस्टमर को ढूंढते हैं, ये कस्टमर को ढूंढते हैं, कस्टमर के पास जाते हैं ये लोग। ये बेटा दे सेल अ वैरायटी ऑफ गुड्स, ये वैरायटी ऑफ गुड्स बेचते हैं, फ्रूट्स बेचते हैं, सब्जियां बेचते हैं, फल बेचते हैं, टॉयज बेचते हैं, चूड़ियाँ चूड़ियाँ बेचने भी काफ़ी आते हैं। दे डील विद नॉन ब्रांडेड एंड लोकल आइटम्स, ये कोई ब्रांडेड आइटम्स नहीं बेचते, ठीक है, लोकल आइटम्स बेचते हैं। ब्रांडेड आइटम्स हॉकर को कभी भी अलाउ नहीं करेगा अपना आइटम बेचना, अनलेस एंड अदरवाइज, जब तक वो चोरी का आइटम ना हो। चोरी क्यों तो बात अलग है, जेन्युइनली ये बेच नहीं सकते ब्रांडेड आइटम। दे सप्लाई द गुड्स एज अ डोर स्टेप, बेटा आपके घर पे देकर जाता है, ठीक है, आपके घर पर आएगा, आपके घर पर आवाज़ लगाएगा, फिर आप उससे खरीदते हो, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ये आपके पास आते हैं, ढकेल पे बेचते हैं, सर पे रख के आइटम बेचते हैं, ठीक है, ये कस्टमर के पास जाते हैं, नॉन ब्रांडेड आइटम बेचते हैं, ठीक है, सस्ते आइटम बेचते हैं। सेकंड होता है पीरियोडिक मार्केट ट्रेडर्स। आप लोगों ने कभी सुना है बेटा मंगल बाजार लगा है, सोम बाजार लगा है, फ्राइडे मार्केट लगा है, सैटरडे मार्केट लगा है, संडे मार्केट लगा है? क्या मतलब है इसका? हर एक एरिया में एक वीकली मार्केट लगती है, या कभी कभी मैं कहता हूँ 15 दिन में एक बार लगती है, कभी कभी महीने में एक बार लगती है, 6 महीने में एक बार लगती है, साल में एक बार लगती है। इनको हम बोलते हैं बेटा क्या? पीरियोडिक मार्केट ट्रेडर्स। पीरियोडिक मार्केट ट्रेडर्स हम इनको बोलते हैं, ठीक है, जो ऐसे ऐसे मार्केट्स में, यानी कि वीकली बाजार में जाकर अपनी दुकानें लगाते हैं। तो दीज ट्रेडर्स सेल देयर गुड्स ऑन द फिक्स्ड डेज। उनको पता है कि मंडे को हमें यहाँ पे बेचना है, ट्यूसडे को हमें उस वाली में उस जगह जाके बेचना है, वेडनेसडे को हमें वहां जाके बेचना है, उनको सब पता है। उनको अपनी डिफरेंट मार्केट प्लेसेस पता है, उनके पास कोई फिक्स जगह नहीं है। फिक्स जगह होती तो वो हर डेली डेली अपनी जगह कैसे चेंज कर लेते? डेली डेली प्लेस चेंज इसी वजह से करते हैं क्योंकि उनके पास एक फिक्स प्लेस नहीं है। क्लियर है? तो उनकी जो वीकली मार्केट्स है वो फिक्स है, यानी कि इस हफ्ते यहाँ बेचना है, उस हफ्ते यहाँ बेचना है, इस हफ्ते यहाँ बेचना है। इनके फीचर्स क्या हैं? दे सेल देयर गुड्स इन द वीकली मार्केट्स और मंथली बाजार और एनुअल फेयर्स। ये कब बेचते हैं? साल में होने वाली एक बार, जैसे नुमाइश वगैरह लगती है, एग्जीबिशंस लगती है, साल में एक बार लगती है, ट्रेड फेयर लगती है, वहां पर जाकर अपना आइटम बेचेंगे। महीने में एक बार लगने वाले मार्केट में हो सकता है बेच रहे हो, हफ्ते में एक बार लगने वाले मार्केट में बेच रहे हो, ठीक है। इनके पास फिक्स प्लेस नहीं होती, इनके डेज फिक्स होते हैं। जनरली दे डिस्प्ले देयर गुड्स ऑन टेम्पररी स्ट्रक्चर। ये डिस्प्ले किस पे करते हैं? टेम्पररी स्ट्रक्चर्स पे। आपने देखा होगा कुछ टेबल वगैरह ले आएंगे, कुछ स्टॉल्स वगैरह ले आएंगे, ठीक है, कुछ टेंट वगैरह लगा लेते हैं, वहां पर जाकर अपने गुड्स को क्या करते हैं, जैसे साइड से कुछ ऐसे लकड़ी के कुछ लगा लिए, उनके ऊपर कपड़े टांग दिए, ऐसे करके शो आपको करके दिखाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जब आप जाते होंगे वीकली मार्केट्स में, तो इस तरीके के गुड्स बेचते हैं। वो टेम्पररी स्ट्रक्चर होता है, परमानेंट नहीं होता। वो किसके? मेड आउटसाइड द शॉप विच आर क्लोज फॉर द वीकली हॉलीडे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अलीगढ़ में क्या था, अलीगढ़ का मार्केट जो था ट्यूसडे को क्लोज रहता था। तो अलीगढ़ का मार्केट जो ट्यूसडे को क्लोज रहता था, दुकानें क्लोज रहती थी, उन्हीं दुकानों के बाद टेम्पररी सेटअप करके ये लोग अपने गुड्स बेचते थे ट्यूसडे वाले दिन ही खाली, तो उसको बोलते थे हम लोग मंगल बाजार।
क्या बोलते थे, मंगल बाजार। फिर एक जगह थी जो पूरा बड़ा मैदान था, वहां पर लगता था शनि बाजार। ठीक है, ऐसी करके एक जगह थी वहां पर लग शुक्र बाजार, इस जगह पे फ्राइडे को मार्केट बंद होता था। तो ऐसी करके ही होता है। ठीक है, दे डील इन लो प्राइस एंड लो क्वालिटी गुड्स। ये लो प्राइस और लो क्वालिटी गुड्स में जनरली डील करते हैं। दे सेल अ लार्ज वैरायटी ऑफ गुड्स विच में इंक्लूड प्लास्टिक प्रोडक्ट। है प्लास्टिक प्रोडक्ट्स देखा होगा आपने, डेली के यूज करने वाले प्रोडक्ट, लेडीज बैग, शूज एक्सेट्रा, इन चीजों में ज्यादा आपने डील करते देखा होगा। किसी को सस्ते कपड़े चाहिए, यहाँ से जाके लिया, किसी को सस्ते आइटम चाहिए, यहाँ से जाके लिया। ठीक है, प्लास्टिक आइटम्स यहाँ बहुत सस्ते मिल जाते हैं, ठीक भी मिल जाते हैं, मैं तो बोलूंगा ठीक भी मिल जाते हैं। तो कोई कोई किचन का आइटम होते हैं ना, आप ब्रांडेड खरीदोगे तो 500 500 1000 रुपए के आते हैं, यहाँ पे वही आइटम 50 50 रुपए के मिल जाते हैं और ठीक ठाक चल जाते हैं। ठीक ठाक, सच में ठीक ठाक चल जाते हैं, क्या बुराई है। तो कभी कभी हमारे काम की चीजें भी दे देते हैं। स्ट्रीट ट्रेडर्स, these retailer display their article on busy street corners, pavements, bus stand etc. देखो मेरी बात को ध्यान से सुनो, आप कभी बस स्टैंड गए हो, बस पकड़ने के लिए, आप रेलवे स्टेशन गए हो, आप लोगों ने देखा होगा कि आप जैसे रेलवे स्टेशन में एंटर करते हो तो उसके आसपास कुछ जने होते हैं, हम कहते हैं ना फड़ लगा के बैठा हुआ है। ठीक है, उसके पास कोई दुकान नहीं होती, कोई परमानेंट प्लेस नहीं होती, ऐसी जमीन पर उसने सिर्फ जमीन पर उसने ऐसे करके प्लास्टिक का वो बिछाकर उसके ऊपर बैठकर किताबें बेच रहा होता है एक इंसान। है ना, आप लोगों ने ऐसे देखा नहीं देखा, या फिर ट्रेन वगैरह के आसपास ही आप लोगों ने देखा होगा कुछ आइटम खाने पीने का बेच रहे होंगे, कोई साइकिल लेके खड़ा होगा। ठीक है, रेलवे स्टेशन में आप देखते होंगे पानी की बोतल बेचने आते हैं ट्रेन के अंदर। ठीक है, और बस स्टैंड पे पानी की बोतल वगैरह बेचने आते हैं, चूरन वगैरह काफ़ी ज़्यादा बेचते हैं ये लोग। तो अल्टीमेटली ये वो लोग होते हैं जो कि ऐसी जगह पर अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग जाते हैं, वो जगह जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, वो क्या कहते हैं, बस स्टैंड होगी, रेलवे स्टेशन होगी, ऐसी जगह पे आपको मिलेंगे। ठीक है, टेम्पररी सेटअप लेकर, परमानेंट इनके पास कोई सेटअप नहीं होता। दे जनरली ऑपरेट नियर पब्लिक प्लेसेस, पब्लिक प्लेसेस के बाहर ऑपरेट करते हैं, रेलवे स्टेशन, सिनेमा हॉल्स, बस स्टैंड एक्सेट्रा। टेम्पल्स के बाहर भी आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, टेम्पररी डाल के, जैसे हम कभी मेला वेला बचपन में देखने जाते थे तो वो उन्हें पता है पब्लिक प्लेस है, काफ़ी ज़्यादा भीड़ होगी, तो टेम्पररी सेटअप लेकर अपना एक डंडे पे ऐसे खड़े हो जाते थे, उस पर त्रिशूल बेचते थे, धनुष बेचते थे, हनुमान जी का गदा बेचते थे, ऐसी चीज़ें हम लाते थे, नकाब लाते थे, बेसिकली मास्क लेकर आते थे हनुमान जी वगैरह का। तो ये चीज़ हम लेकर आते थे, नहीं लाते थे बचपन में ना, आप लोगों को नहीं पता, मैं तो काफ़ी लेकर आया हूँ। तो वो सब किसका था, स्ट्रीट ट्रेडर्स का पार्ट है। ये वैरायटी ऑफ गुड्स में डील करते हैं, टॉवल्स, हैंकरचीफ्स, थिंग्स ऑफ डेली यूज, मिरर्स एक्सेट्रा, क्योंकि इन्हें पता है बस स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन पर इन चीज़ों की सेल काफ़ी ज़्यादा रहती है, लोग वो घर पे भूल जाते हैं, फिर उन्हें ज़रूरत पड़ती है, फिर वो इन्हीं जगहों से खरीदते हैं। ठीक है, इन्हीं जगहों से खरीदते हैं। दे डील इन लो प्राइस प्रोडक्ट, ये लो प्राइस प्रोडक्ट में डील करते हैं। दे आर वेरी पॉपुलर, पीपल फाइंड इट कन्वीनियंट टू पिकअप आइटम्स ऑन देयर वे बैक फ्रॉम वर्क। तो ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होता है, आप लोगों ने देखा होगा, जैसे कुछ लोग होते हैं जो शहर वगैरह से थोड़ा सा दूर काम करते हैं, तो वो डेली बसेस में आते जाते हैं, डेली ट्रेन में आते जाते हैं, वो इन लोगों से काफ़ी ज़्यादा आइटम्स खरीद के ले भी जाते हैं, क्योंकि काफ़ी कन्वीनियंट होता है, सस्ते में ठीक आइटम दे देते हैं। ठीक है, इस वजह से। तो बेसिकली ये इनके पास कोई परमानेंट स्पॉट नहीं होता। ठीक है, ये अपनी जगह वहाँ लगाते हैं जिस जगह पे ज़्यादा पब्लिक होती है। ठीक है, टेम्पररी सेटअप करते हैं, सस्ते आइटम में डील करते हैं। फिर आता है चीप जैक। अभी जैसे आप लोगों ने देखा होगा, गणेश चतुर्थी आ रही है। ठीक है, तो गणेश चतुर्थी से पहले जब गणेश जी को स्थापित करते हैं, उससे पहले काफ़ी अलग अलग एरियाज पे लोगों ने टेंट लगा लगा के गणेश जी की मूर्तियों को बेचना स्टार्ट करा था। ये ज़्यादा चीप जैक्स, वो टेम्पररी बेसिस पर आएंगे, त्रिपाल वगैरह लगाएंगे, ठीक है, ऐसे टेंट वगैरह लगाएंगे और वहाँ से जाकर चीज़ें बेचते हैं। तो अभी क्योंकि गणेश जी की मूर्ति काफ़ी ज़्यादा बिकती, क्योंकि त्यौहार आ रहा है, हमारा फेस्टिवल आ रहा है, इस वजह से तो इसे बोलेंगे चीप जैक्स, यानी कि एक सस्ता जुगाड़ वाला एक तंबू लगाकर उसके नीचे आप कुछ भी आइटम बेच रहे हो, और वो भी टेम्पररी बेसिस पे, परमानेंटली वहाँ पे नहीं लगेगा। फिर उन्हें पता है जैसी गणेश चतुर्थी खत्म होगी, नौ दुर्गे आएंगे, नवमी आएगी, तो वहाँ पर वो क्या बोलते हैं, दुर्गा जी की मूर्तियाँ बेचेंगे। वो चीज़ खत्म होगा, फिर दिवाली आएगी, तो दिवाली के लिए अलग अलग छोटी छोटी मूर्तियाँ वो लोग बेचेंगे। तो उन्हें पता है उनका बिजनेस अभी रहने वाला है, तो 3 महीने को आराम से आते हैं वो। ठीक है, तो दे डिस्प्ले देयर गुड्स इन द हायर्ड शॉप्स और इन अ टेंट्स फॉर अ टेम्पररी पीरियड। बात ही समझ में। इनका फीचर्स क्या होता है, दे हायर स्मॉल शॉप्स। देखो, या तो वो स्मॉल शॉप्स को किराए पे ले लेते हैं, तो उनके पास वो भी मैं कहूँगा नहीं परमानेंट सेटअप है। 3 महीने को किराए पे लिया, 3 महीने बाद निकाल के फेंक दिया जाता है। और डिस्प्ले गुड्स इन टेंट वगैरह में डिस्प्ले करते हैं रेसिडेंशियल कॉलोनीज के पास। हमेशा ये वहाँ अपनी दुकानें लगाएंगे जहाँ जहाँ पे आसपास काफ़ी सारे लोग रहते हैं।
अदरवाइज इनका आइटम बिकेगा ही नहीं। और टेम्परेरी बेसिस पे, एक बात ध्यान रखना, टेम्परेरी बेसिस पे दे शिफ्ट फ्रॉम लोकेलिटी टू लोकेलिटी डिपेंडिंग अपॉन द प्रोस्पेक्टस ऑफ बिजनेस, और एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट करते रहते हैं। अब जैसे ये जो त्यौहार मैंने आपको बताया ये हिंदुइज्म से रिलेट करते हैं, तो यहाँ पर आकर अभी ये आइटम बेच रहे हैं। मान के चलो कुछ ऐसे त्यौहार जो कि इस्लाम से रिलेट कर रहे हैं, जो कि क्या बोलते हैं हमारे सिख से रिलेट कर रहे हैं, तो वहाँ पे जाके हो सकता है ये आइटम बेचते हो। ठीक है, उन्हें पता है कि अभी हिंदुओं के त्यौहार हैं तो अभी यहाँ के बेचेंगे तो ज़्यादा बिकेगा, फिर इस्लाम में त्यौहार आएंगे, ईद आएंगी तो वहाँ जाके बेचेंगे तो ज़्यादा बिकेगा। तो इस तरीके से भी चेंज होते रहते हैं। दे डील इन लो प्राइस, बेटा लो प्राइस प्रोडक्ट में डील करते हैं, हाउस होल्ड आर्टिकल्स में डील करते हैं। दे रिमेन इन वन लोकेलिटी फॉर अ टेम्परेरी पीरियड ओनली, एक जगह पर टेम्परेरी पीरियड के लिए रहते हैं, फिर अपनी जगह को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हमारा फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स। फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स, फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स कौन होते हैं? द रिटेलर्स हैविंग अ फिक्स्ड प्लेस ऑफ सेल आर नोन एज अ फिक्स्ड शॉप रिटेलर। मतलब इनके पास एक फिक्स्ड शॉप होती है, फिक्स्ड प्लेस होती है, वहीं पर जाएंगे डेली, वहीं पर आइटम बेचेंगे, बहुत सालों से बेच रहे हैं, बहुत सालों तक बेचेंगे, उनके फिक्स है, कोई नहीं हटाएगा उन्हें वहां से। ठीक है, टेम्पररी नहीं है, फिक्स है। दीज रिटेलर्स हैव शॉप इन द मार्केट प्लेस, उनकी शॉप कहाँ होती है? मार्केट प्लेस में होती है, या फिर रेसिडेंशियल कॉलोनीज में होती है, रेसिडेंशियल लोकेलिटीज में होती है। उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाने की कोई जरूरत नहीं है, कस्टमर खुद आता है उनकी शॉप पर, है ना। फिक्स शॉप रिटेलर कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, एक तो स्मॉल स्केल फिक्स रिटेल शॉप्स और लार्ज स्केल फिक्स रिटेल शॉप्स। ओके, देखते हैं। स्मॉल स्केल फिक्स रिटेल शॉप में पहला आता है हमारा जनरल स्टोर, जो कि हम लोग के घर के आसपास होता है। हम लोग के घर के आसपास कुछ छोटी छोटी दुकानें होती है ना, जनरल स्टोर्स होते हैं, जिसपे हर तरीके के आइटम मिल जाते हैं, खाने पीने के, कन्फेक्शनरी के, ये सारी चीज़ें। तो ये वो स्मॉल शॉप्स होती हैं जो कि हमारे घरों के आसपास होती हैं। इनके फीचर्स क्या हैं? दे स्टोर डील इन आइटम्स ऑफ डेली यूज, लाइक ग्रोसरीज में डील करते हैं, कन्फेक्शनरी में डील करते हैं, स्टेशनरी में, सॉफ्ट ड्रिंक्स में, एक्सेट्रा। कोल्ड ड्रिंक पीनी है, बरार वाली दुकान पर चले गए, कुछ से कुछ कुछ किताबें ले, कुछ कॉपीज लेकर आनी, बरार वाली दुकान, पेन लेकर आना, बरार वाली दुकान पर चले गए। ऐसा करते नहीं करते हम लोग? कुछ खाने का मन है, मैगी लेने का मन है, बरार वाली दुकान पर चले गए। ठीक है, उनके पास क्या होती है बच्चों? लार्ज वैरायटी होती है, लार्ज वैरायटी इन ईच लाइन ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि स्टेशनरी में भी लार्ज वैरायटी मिलेगी, कन्फेक्शनरी में भी लार्ज वैरायटी मिलेगी, ग्रोसरीज में भी लार्ज वैरायटी मिलेगी। दे प्रोवाइड फ्री होम डिलीवरी, कभी कभी तो बेटा फ्री होम डिलीवरी भी प्रोवाइड कर देते हैं, क्रेडिट फैसिलिटी, उधारी भी दे देते हैं। अदर सर्विसेज टू देयर रेगुलर कस्टमर, जो उनके रेगुलर कस्टमर्स होते हैं, ध्यान रखना, रेगुलर कस्टमर्स होते हैं उनको ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अपने रेगुलर कस्टमर्स को ही उधार देंगे, अपने रेगुलर कस्टमर को ही क्या बोलते हैं, फ्री होम डिलीवरी सर्विस प्रोवाइड करेंगे, और भी कुछ सर्विसेज ये लोग प्रोवाइड कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जब मैं अलीगढ़ था तो मेरे घर के पास भी एक ऐसा जनरल स्टोर था, तो वहाँ से मेरे घर पे सामान आता था। तो हम क्या करते थे, हम बेटा अपने घर से व्हाट्सएप पे भेज देते थे उनको ऑर्डर की ये आइटम बेचना है, और वो शाम तक हमारे घर पे वो आइटम पूरा पैक करके भिजवा देते थे। 8-10 हज़ार रुपये के आइटम बनते थे, हम उनके रेगुलर कस्टमर थे तो भिजवा देते थे। ठीक है, हाँ, और पैसे की बोलते भी नहीं थे। मैं जब दुकान पे जाता था अगले दिन या उसी दिन, तब जाके पैसे दिया आता था, वो बिल भिजवाते थे, इतने रुपए का आइटम है। ठीक है, तो उनके साथ हमारा कैसा था? पर्सनल रिलेशनशिप था, मतलब पर्सनली हम उनको जानते थे, पर्सनली वो हमें जानते थे। ठीक है, और इसी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड भी रहता है कि वो अपने कस्टमर को पर्सनली जानते हैं। ठीक है, एक पर्सनल रिलेशन बनने के बाद हमें थोड़ी भी शर्म लगती है कि नहीं यार किसी और से क्या मंगाएं, अब वो अंकल जी को हम इतने अच्छे से जानते हैं, क्यों मंगाएं कहीं और से, ऐसे वाला हमें भी लगता है, और उनको तो इस चीज़ में खुशी होती है ही। फिर आता सिंगल लाइन स्टोर, स्पेशलिटी स्टोर्स। बेटा आप लोगों ने देखा एक ऐसी हम जूते लेने जा रहे हैं, कहाँ मिलेंगे? जूतों की दुकान में मिलेंगे। दवाई लेने जा रहे हैं, कहाँ मिलेंगे? दवाई की दुकान में मिलेंगे। कपड़े लेने जा रहे हैं, कहाँ मिलेंगे? कपड़ों की दुकान में मिलेंगे। तो ऐसी जो शॉप्स होती है उन्हें बोलते हैं स्पेशलिटी रिटेल शॉप्स। ऐसी रिटेल शॉप जो स्पेशलिटी एक ही प्रोडक्ट में डील कर रही हैं, एक ही लाइन ऑफ प्रोडक्ट में डील कर रही हैं, हाँ करती हैं। ठीक है, जैसे अगर आपको शूज़ खरीदने, तो आप शूज़ की दुकान पे जाओगे तो वो दुकानदार जो है खाली शूज़ में डील कर रहा होगा, मतलब फुटवेयर में डील कर रहा होगा। तो दीज स्टोर डील विद इन वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट, एग्जाम्पल गारमेंट्स लाइन, स्टेशनरी लाइन, टेक्सटाइल्स लाइन, मेडिसिन, शूज एक्सेट्रा। दीज स्टोर्स डील इन अ वैरायटी ऑफ गुड्स इन दैट लाइन ऑफ प्रोडक्ट। अगर मैं बात करूंगा कि एक जना जो फुटवेयर में डील कर रहा है, तो इसके पास इसमें काफ़ी ज़्यादा वैरायटी होगी, इस पर स्लीपर्स भी होंगे, इस पर क्रॉक्स भी होंगे। ठीक है, इसके पास स्पोर्ट शूज़ भी होंगे, रनिंग शूज़ भी होंगे, वेट लिफ्टिंग वाले शूज़ भी होंगे, इस पे स्नीकर्स भी होंगे। ठीक है, इस पे फॉर्मल शूज़ भी होंगे, लड़कियों के भी होंगे, लड़कों के भी होंगे, बच्चों के भी होंगे। ठीक है, हर तरीके के आइटम मिलेंगे। तो फुटवेयर इज ए कैटेगरी। ठीक है, और उसमें हर तरीके के आइटम इनके पास मिलते हैं, मतलब वेराइटी ऑफ गुड्स तो होते हैं, बट वो एक पर्टिकुलर लाइन पर। जैसे स्टोर्स डीलिंग इन द गारमेंट्स है, लेडीज़ के गारमेंट्स होंगे, बच्चों के होंगे, जेंट्स के होंगे, हर साइज़ के होंगे, हर ब्रांड के होंगे।
दे आर जनरली सिचुएटेड इन द मार्केट प्लेस। आप बेटा जूते लेने जाते हो ना, तो आप लोगों ने जनरली देखा होगा जूते की दुकान आपके घर के बराबर में नहीं होती। हाँ, स्पेशलिटी स्टोर की खास बात है, स्पेशलिटी स्टोर वहीं पर जाकर खुलेगा जिस जगह पे जनता बहुत आती है। यानी कि ये दुकानें जनरली मेन मार्केट प्लेसेस पर होती हैं। आप कपड़े लेने जाते हो, घर के बराबर में दुकान नहीं मिलेगी कपड़ों की, आपको कहीं मार्केट में दूर थोड़ा जाना पड़ेगा चल के। ठीक है। दे प्रोवाइड कस्टमर विच वेरी फ्रॉम स्टोर टू स्टोर डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द प्रोडक्ट। तो ये कस्टमर को सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं जो कि स्टोर टू स्टोर डिपेंड करता है अपॉन द टाइप ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है। तो बेसिकली कस्टमर को उसी पर्सपेक्टिव से लोग सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे मान के चलो मैं गया, मैं खरीद रहा हूँ बाटा के जूते, एक जन आया वो खरीद लोकल जूते, तो मेरे को ऑफकोर्स ही बात है सर्विसेज ज़्यादा प्रोवाइड करवाएगा। बात ही समझ में नहीं आई। स्पेशलिटी तो जैसे एक आप साड़ी के शोरूम में गए, एक शोरूम बहुत ज़्यादा बड़ा है, एक शोरूम छोटा सा है, तो छोटा वाला शोरूम आपको ज़्यादा सर्विसेज प्रोवाइड ना करवाया, बड़े शोरूम पर जाओगे। मैं मम्मी को लेकर गया था जब मेरी नई नई जॉब लगी थी 3 साल पहले, कमाना स्टार्ट करा था, तो मेरी माता जी ने 3 घंटे लगाए थे अपने साड़ी वगैरह को सेलेक्ट करने में। उस 3 घंटे के अंदर मैं कम से कम, उसने मेरे को 2-3 बार कॉफ़ी पिलाई, कोल्ड ड्रिंक पिलाई, मस्त खाना पीना खिलाया। मैं सोच रहा मैंने कि क्यों ही कर रहे होंगे ये सब, तो बाद में पता लगता है ताकि मैं अपना मुंह बंद कर सकूं, मैं मम्मी को ये ना बोलूं कि चलो यहाँ से। बात ही समझ में, तो ये फर्क पड़ता है। दे जनरली कैटर टू द रिक्वायरमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ द कस्टमर। तो कस्टमर की पर्टिकुलर कैटेगरी जो उसकी एक रिक्वायरमेंट होती है ना कस्टमर की, कि हमें ऐसे ही जूते चाहिए, हमें ऐसे ही कपड़े चाहिए, ये ऐसी रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा करने में काफ़ी ज़्यादा कैपेबल होते हैं। फिर आती है हमारी स्ट्रीट शॉप्स। देखो, स्ट्रीट शॉप्स और स्ट्रीट ट्रेडर्स काफ़ी ज़्यादा मिलते जुलते होते हैं, काफ़ी ज़्यादा मिलते जुलते होते हैं। अब जैसे मैंने बताया ना, स्ट्रीट ट्रेडर्स वो थे जिनके पास वो ऐसे एरिया में सामान बेचते थे जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ होती थी। ठीक है, जैसे स्टेशन के पास, बस स्टैंड के पास, ऐसी ऐसी चीज़ों के पास बेचते थे। लेकिन वहीं पे स्ट्रीट शॉप्स होती हैं, ये भी उसी जगह पर होती हैं। तो इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है? परमानेंसी का। उनकी जो सेटअप थे वो टेम्पररी थे, आज है कल नहीं है। इनके सेटअप होते हैं परमानेंट। तो आपने बस स्टैंड वगैरह के पास, आप लोगों ने रेलवे स्टेशन पर या मेले वगैरह में परमानेंट शॉप्स को देखा होगा ना, जो वहीं की वहीं रहती है, हमेशा आपको वही दुकानदार मिलेंगे, तो उन्हें बोलते हैं स्ट्रीट शॉप्स। वो परमानेंट प्लेस होते हैं, वो भी भीड़ भाड़ वाले इलाके में खोली जाती हैं। तो ये शॉप्स क्या होती हैं? स्ट्रीट क्रॉसिंग, यानी कि जहाँ पर बेसिकली चौराहे पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है ना, मेन रोड्स पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है, कॉलोनी के कॉर्नर पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है। दे आर नोन एज अ स्ट्रीट स्टॉल्स। इन्हें क्या बोला जाता है? स्ट्रीट स्टॉल भी बोला जाता है। इनके मेन फीचर्स ऑफ स्ट्रीट शॉप्स क्या होते हैं? देखो, बेसिकली आप लोगों ने इसका, मैं बड़े एग्जांपल देता हूँ। आप लोग जाते होंगे रेलवे स्टेशन वगैरह, आप लोग कोई शॉप देख पाते हो नहीं देख पाते होंगे, लेकिन कन्फेक्शनरी की शॉप देखते होंगे जहाँ पे लोग वो खड़े होकर गुटखा वगैरह खाते हैं ना, पान मसाला वगैरह और सिगरेट्स वगैरह पीते हैं। तो ये उन शॉप्स को क्या कर रहे हैं? टारगेट कर रहे हैं, वैसी शॉप्स को टारगेट कर रहे हैं। तो दीज आर द टेम्पररी प्लेटफॉर्म यूज टू डिस्प्ले द गुड्स फॉर सेल। इनकी दुकानें ना बेसिकली इतनी छोटी होती हैं कि इन्हें दुकानें होने के बाद भी टेम्पररी स्टॉल्स वगैरह लगाने पड़ते हैं अपनी गुड्स को सेल करने के लिए। ठीक है, दुकान परमानेंट होगी लेकिन उसके ऊपर जो स्टॉल लगाएंगे, ठीक है, वो कैसे लगाएंगे? ये टेम्पररी लगाते हैं ताकि अपने गुड्स को डिस्प्ले कर सकें। नहीं तो दुकानें इतनी छोटी छोटी होती हैं, आपने देखा होगा ना, दुकानों से कितना कितना आगे तक ये लोग गुड्स लगा लेते हैं। अगर ऐसा ना करें तो उनकी पता ही नहीं चलेगी दुकान है भी या नहीं है। डी शॉप्स है तो लिमिटेड स्पेस, छोटी हैं, इसी वजह से ये वाला काम करते हैं। दे डील इन वाइड वेराइटी ऑफ लो प्राइस आर्टिकल। लो प्राइस आर्टिकल्स में डील करते हैं, हॉस्टरी आइटम, टॉयज, मैगजीन्स एक्सेट्रा। दीज रिटेलर डिस्प्ले देयर गुड्स ऑन टेबल स्टैंड्स। मतलब दुकानें होने के बाद भी ये टेबल्स और स्टैंड्स पर अपने गुड्स को डिस्प्ले करते हैं ताकि जनता को पता लग सके, क्योंकि इतनी छोटी सी दुकान में कस्टमर को वो अंदर कैसे घुसाएगा? बात ही समझ में नहीं, इस वजह से दुकान के बाहर ही ये लगा के बैठ जाते हैं। रिसेंटली देयर इज अ ट्रेंड ऑफ कीपिंग बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट। अभी देखा गया है कि ऐसी दुकानों पर भी बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, इंपोर्टेड कॉस्मेटिक गारमेंट्स, कॉस्मेटिक बेचते, इंपोर्टेड कॉस्मेटिक बेचते देखे गए हैं, गारमेंट्स बेचते देखे गए हैं, वॉचेस बेचते देखे गए हैं। तो मतलब अब ये लोग भी ब्रांडेड आइटम्स के अंदर डील करना स्टार्ट कर दिए हैं। फिर आता है हमारा सेकंड हैंड गुड्स शॉप। सेकंड हैंड गुड्स शॉप बेसिकली वो शॉप्स होती हैं जो लोगों से गुड्स खरीदती हैं डेट आर ऑलरेडी यूज्ड। मतलब मैं अगर कोई फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरा फ़ोन हो चुका पुराना, मैं जाके किसी दुकान में बेच आया, तो उसने मेरे से पुराना गुड्स खरीदा और जाके वो पुराने मोबाइल को किसी और कस्टमर को बेच देगा।
और उस कस्टमर को पता है वही शॉप है जो सेकंड हैंड गुड्स में डील करती है। फॉर एग्जांपल पॉन शॉप होती है, पॉन शॉप जो होती है बेटा वो सेकंड हैंड शॉप्स में सेकंड हैंड गुड्स पे डील करती है। देखा ना आपने पॉन स्टार्स आता था एसटी टीवी पे पहले, ठीक है। तो दी शॉप्स डील विद सेकंड हैंड गुड्स, सेकंड हैंड गुड्स में डील करती हैं। और यूज्ड आर्टिकल्स में डील करते हैं। बुक्स है, काफी ज्यादा बुक स्टोर्स ऐसे हैं जो सेकंड हैंड बुक्स बेचते हैं, ठीक है। कुछ काफी सारी फर्नीचर शॉप्स ऐसी सेकंड हैंड फर्नीचर बेचती हैं। इनके फीचर्स देखें तो दी शॉप्स सेल यूज्ड गुड्स को बेचते हैं। द गुड्स आर जनरली प्राइस लो, कम प्राइसेस पे गुड्स को बेचा जाता है क्योंकि वो यूज्ड गुड्स होते हैं। दे बाय गुड्स फ्रॉम प्राइवेट एंड पब्लिक ऑक्शंस, तो बेसिकली ऑक्शन से भी खरीदते हैं, प्राइवेट ऑक्शन से, पब्लिक ऑक्शन से गुड्स को खरीदते हैं, ठीक है। क्लियर है, नहीं क्लियर है? दी शॉप्स आर मेनली फॉर द पुअर पीपल, ये थोड़ी गरीब जनता के लिए होते हैं जो कि न्यू गुड्स को अफोर्ड नहीं कर सकते, वो काफी ज्यादा उनमें प्रचलित रहती हैं। फिर आता है सेकंड शॉप। बेटा सेकंड शॉप्स और सेकंड हैंड शॉप्स के बीच में ना कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है, दोनों अलग अलग होते हैं। सेकंड हैंड शॉप जहाँ पर सेकंड हैंड गुड्स यानी कि यूज्ड गुड्स को बेचा जाता है, सेकंड शॉप अलग होता है। आपने कभी सुना है बच्चों सेकंड का माल है, ये तो कैसा माल है, ये तो सेकंड का माल है। क्या मतलब होता है इसका, सेकंड का माल है या क्या है, क्या कहते हैं इसको, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये माना जाता है कि जैसे लिवाइस की जीन्स का एग्जाम्पल दूं, लिवाइस की जीन्स बनती है स्टैंडर्डाइज प्रोसेस से, और जब उसकी जीन्स बन के तैयार होती है उसको बहुत अच्छे से चेक करा जाता है, ठीक है। अगर उसके अंदर कोई छोटी सी भी कमी रह गई ना, उस जीन्स को रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो वो छोटी सी कमी की वजह से जो रिजेक्टेड जीन्स आती है वो आती है सेकंड की शॉप पे। यानी कि इन शॉप्स पे रिजेक्टेड कपड़े मिलते हैं, कपड़े नए होते हैं, कपड़े सेम क्वालिटी के होते हैं, बट छोटी सी कुछ कमी की वजह से कहीं धागा गलत चल गया हो, कहीं पे डिज़ाइन थोड़ी सी गलत छप गई हो, और फिर वो जाकर ये शॉप्स बहुत सस्ते में ब्रांडेड आइटम बेचती हैं, ठीक है। बात आई समझ में या फिर नहीं आई? अब बोलेंगे सर क्या बोलते हैं ऐसे तो डिफेक्टेड गुड्स बेटा पता ही नहीं चलेगा, डिफेक्ट इतने छोटे होते हैं आपको पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। इतने छोटे से डिफेक्ट होते हैं आपको पता ही नहीं चलेगा, कभी कभी तो पता ही नहीं चलता, इतने छोटे से डिफेक्ट होते हैं। और लोग वह काफी ज्यादा फेमस होते हैं, मतलब वो पहनते हैं यहाँ से। दिल्ली में काफी ज्यादा मार्केट ऐसी है जहाँ पर ऐसे प्रोडक्ट मिलते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा क्या डिफेक्ट है, सालों साल पहनो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता। मोबाइल्स भी बिकते हैं ऐसे, जैसे मान के चलो कुछ मोबाइल्स ऐसे आते हैं जिनके अंदर हल्का सा स्क्रैच भी लगा होगा ना, उसकी कीमत आराम से 4-5 हज़ार रुपये कम हो जाती है। लोग अब ऐसे मोबाइल खरीद लेते हैं, क्या स्क्रैच का क्या मुझे अचार डालना है, पीछे स्क्रैच है स्क्रीन पे थोड़ना है, और मैं मान के चलो लेके जाता हूँ, अगले दिन ही स्क्रैच लग गया तो मेरे को कोई चीज़ जो 30 हज़ार की 25 हज़ार की मिल रही है छोटे से स्क्रैच की वजह से, मेरे को इतना फर्क नहीं पड़ता। खरीदने वाले खरीद लेते हैं, जिनको प्रोडक्ट जो खरीदते हैं, जिनको काम से काम होता है, वो लोग ऐसे खरीदते हैं। दी जाता शॉप टू सेल गुड्स विच आर नॉट प्रोड्यूस्ड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, यानी कि उस स्टैंडर्ड प्रोसेस की, स्टैंडर्डाइज प्रोसेस के थ्रू, स्टैंडर्डाइज क्वालिटी के अकॉर्डिंगली वो गुड्स नहीं बने हैं। दीज गुड्स ऑलवेज हैव सम डिफेक्ट इन देम, इनके अंदर कुछ डिफेक्ट होता है। इनके फीचर्स क्या होते हैं? दीज शॉप्स डील इन द प्रोडक्ट विच हैव सम मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, बहुत कम मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होता है, बेसिकली पकड़ भी नहीं पाती आम जनता। गुड्स सोल्ड इन दीज शॉप्स आर नॉट यूज्ड, बेटा ऐसा नहीं कि सेकंड हैंड बेच रहे हैं, ठीक है, सेकंड हैंड नहीं बेचते, ये न्यू गुड्स बेचते हैं जो कि डिफेक्टिव है, न्यू डिफेक्टिव गुड्स, नाम देखो बेटा, न्यू डिफेक्टिव गुड्स। गुड्स आर सोल्ड एट हैवीली डिस्काउंटेड प्राइस, बहुत सस्ते में मिल जाते हैं। जो जीन्स 2,000 रुपए की लिवाइस की मिलेगी, उसके अंदर अगर हल्का सा डिफेक्ट हो गया वो आपको 800-900 रुपए की मिल जाएगी। द प्राइस ऑफ द गुड डिपेंड्स अपॉन देयर डिफेक्ट, बेटा डिफेक्ट पे भी डिपेंड करता है, डिफेक्ट बहुत छोटा सा हुआ तो बहुत कम डिस्काउंट मिलेगा, ज्यादा डिफेक्ट हुआ तो वो मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बात बोली, दीज डिफेक्ट्स आर नॉट इजीली विजिबल। अगर डिफेक्ट विजिबल होगा, मान के चलो एक जीन जिसमें वो फट, बेटा ऐसे कट लगना था लेकिन ऐसे कट लग गया, तो ये तो अजीब सा डिफेक्ट हो जाएगा ना। मतलब कट लगना था हमारा हॉरिजॉन्टल और कट लग गया हमारा वर्टिकल, तो ये तो गलत हो गया ना, ये तो दिखने वाला डिफेक्ट है। लेकिन कुछ ऐसे डिफेक्ट होते हैं, सपोज करो डिजाइन लगनी थी, अब जो डिजाइन जीन्सों पर बनाई जाती है वो एक टेम्परेचर सेट करके बनाई जाती है, ठीक है। टेम्परेचर गलती से थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया, जिसकी वजह से जीन्स तो डिज़ाइन तो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम बता रही है दो जीन्सों में, बट उस जीन्स का कपड़ा थोड़ा सा ज़्यादा जल गया, जिसकी वजह से उस जीन्स की हमें पता है कि अब ड्यूरेबिलिटी थोड़ी सी कम हो गई है। कपड़ा ज़्यादा जल गया, कपड़ा पतला हो गया होगा, ड्यूरेबिलिटी कम रह गई है। तो नॉर्मल डिवाइस की जीन्स जो 3 साल चलेगी, वो जीन्स अब खाली 2 साल चल पाएगी। तो उस जीन्स को क्या करेंगे, 2,000 रुपये की जीन्स होगी तो 700-800 में बेच देते हैं। जनरली ऐसे डिफेक्ट होते हैं, आप देख भी नहीं सकते, समझ भी नहीं सकते। तो मैनी मैन्युफैक्चरर्स हैव देयर ओन सेकंड शॉप टू क्लियर देयर डिफेक्टिव स्टॉक। और काफ़ी मैन्युफैक्चर की तो खुद की सेकंड शॉप होती है ताकि वो अपने डिफेक्टिव स्टॉक को क्या कर सकें, क्लियर कर सकें। ऐसा बोला भी जाता है कि ऑनलाइन जो कपड़े आते हैं ना ब्रांडेड, वो डिफेक्टिव आइटम ही होते हैं, वो सेकंड शॉप वाले आइटम ही आते हैं हमारे पास। और जो मैन्युफैक्चर जिनके पास, जो रिटेलर्स
जिनके पास ना एक ऑथोरिटी नहीं होती ब्रांडेड प्रोडक्ट को बेचने की, उन्होंने एक एजेंसी नहीं ली होती, वो भी ऐसी सेकंड शॉप बेचते हैं, क्योंकि जनता समझ ही नहीं पाती लोकल है या रियल है। ठीक है, उनको आइडिया ही नहीं होता। फिर है लार्ज स्केल फिक्स रिटेल शॉप। लार्ज स्केल फिक्स रिटेल शॉप में क्या है? लार्ज स्केल फिक्स रिटेल शॉप डील इन द लार्ज स्टॉक ऑफ गुड्स एंड परचेज गुड्स इन बल्क। फीचर्स ऑफ लार्ज स्केल रिटेलर्स आर, देखो बेसिकली लार्ज स्केल रिटेलर्स कौन होते हैं? लार्ज स्केल रिटेलर्स वो होते हैं जो कि बहुत बल्क में खरीदते हैं और बहुत ज़्यादा बल्क में ही बेचते हैं। जैसे डिपार्टमेंटल स्टोर का मैं एग्जांपल दूंगा। डिपार्टमेंटल स्टोर काफ़ी, क्योंकि बिकता इतना ज़्यादा है उन्हें बल्क में खरीदना पड़ता है। मल्टीपल स्टोर्स में भी बिकता इतना ज़्यादा है कि उन्हें बल्क में खरीदना पड़ता है, तो बल्क में खरीदते हैं, बल्क में बेचते हैं। क्लियर है? तो इसी वजह से इनको क्या चाहिए? ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए, यानी कि रिटेलर हो गए भी बल्क में डील कर रहे हैं। दे हैव लार्ज साइज शोरूम्स टू सेल गुड्स। आप लोग कभी बिग बाजार, अब तो रिलायंस हो गया है, रिलायंस मार्ट जाना, पहले बिग बाजार होता था, होम टाउन जाना, डी मार्ट जाना, बेटा इतने बड़े बड़े इनकी शॉप्स होती हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं, उतना इतना सारा आइटम्स लगा होता है। भैया इतना बड़ा सेटअप करने को तो इन्वेस्टमेंट चाहिए ही। दे आर जनरली लोकेटेड एट द सेंट्रल प्लेस और इन शॉपिंग सेंटर, यानी कि शॉपिंग मॉल्स में लोकेटेड होते हैं। सेंट्रल प्लेस में यानी कि ऐसी जगह पर ये लोग लोकेटेड होते हैं जहाँ से जनता इजीली इनके पास आ सकती है, इनके शोरूम्स में आ सकती है। अ लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर विजिट दीज शोरूम्स डेली। बेटा बहुत सारे कस्टमर्स इनके शोरूम्स में डेली जाते हैं, इसी वजह से इनकी सेल बहुत ज़्यादा हाई रहती है। ठीक है। The most common forms of large scale retailers are departmental stores और multiple shops और chain stores। अब देखते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर्स क्या होते हैं। अ डिपार्टमेंटल स्टोर इज अ लार्ज रिटेल शोरूम हैविंग अ नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स अंडर वन रूफ। तो बेसिकली अलग अलग कुछ डिपार्टमेंट्स होते हैं और हर डिपार्टमेंट जो होता है वो एक कैटेगरी में डील करता है। जैसे हमने बोला स्टेशनरी डिपार्टमेंट, हमने बोला गारमेंट्स डिपार्टमेंट, हमने बोला फुटवेयर डिपार्टमेंट, हमने बोला गर्ल्स डिपार्टमेंट। तो ये डिपार्टमेंट है, जैसे जैसे मैं नाम ले रहा हूँ तो हर डिपार्टमेंट एक तरीके के गुड्स में डील कर रहा होगा। हाँ या ना? मैंने बोला स्टेशनरी डिपार्टमेंट, यानी कि उस डिपार्टमेंट के अंदर खाली स्टेशनरी मिलेंगी। मैंने बोला फुटवेयर डिपार्टमेंट, यानी कि उस डिपार्टमेंट के अंदर खाली फुटवेयर मिलेंगे। ठीक है। मैंने बोला गर्ल्स क्लोथिंग डिपार्टमेंट, उस डिपार्टमेंट के अंदर लड़कियों के कपड़े मिलेंगे। मैंने बोला मेंस क्लोथिंग डिपार्टमेंट, उस डिपार्टमेंट के अंदर लड़कों के कपड़े मिलेंगे। मैंने बोला फर्नीचर डिपार्टमेंट, उस डिपार्टमेंट के अंदर फर्नीचर मिलेंगे। मैंने बोला होम डेकोर डिपार्टमेंट, उसके अंदर बेटा खाली घर को सजाने के लिए आइटम्स मिलेंगे। तो इनके अंदर अलग अलग तरीके के डिपार्टमेंट होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। हर डिपार्टमेंट एक सिंगल काइंड ऑफ प्रोडक्ट में डील करता है, इसी वजह से इनको नाम बोला जाता है डिपार्टमेंटल स्टोर। और खास बात यह है कि ये जो सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं सारे, वो एक जगह पे ही होते हैं। आपको एक जगह से एंट्री करनी पड़ेगी, उसी जगह पे अंडर सिंगल रूफ, एक ही छत के नीचे आपको सारे डिपार्टमेंट्स मिल जाते हैं। ठीक है। और हर डिपार्टमेंट एक लाइन ऑफ प्रोडक्ट में डील कर रहा होता है। फीचर्स क्या होता है? लार्ज साइज। इनके साइज क्या होता है? लार्ज होते हैं। जब लार्ज होते हैं इसी वजह से इनको लार्ज कैपिटल रिक्वायरमेंट चाहिए होती है। इनके पास वाइड रेंज मिलती है, हर तरीके के इनके पास डिपार्टमेंट होते हैं। जो डिपार्टमेंट एक लाइन ऑफ प्रोडक्ट में डील करता है और उस एक लाइन ऑफ प्रोडक्ट की भी लार्ज वेराइटीज ऑफ होती हैं, यानी कि अलग अलग तरीके के गुड्स तो मिलेंगे और हर तरीके के गुड्स के अंदर भी आपको अलग अलग तरीके की वेराइटीज मिलेंगी। Departmentally organized, so these the store is departmentally organized. Goods offered for sale are classified and each department specializes in one line of product। तो मतलब डिपार्टमेंट के बेसिस पे गुड्स को बेचा जाता है। आपको कोई गुड्स चाहिए तो आपको उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में जाना पड़ेगा, उस रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में जाना पड़ेगा। फोर्थ होता है सेंट्रल परचेजेस। अब सेंट्रल परचेजेस को यहाँ पर समझो। सेंट्रल परचेज का मीन क्या होता है? मान के चलो हम बात करते हैं बिग बाजार की। अब बिग बाजार बंद हो चुका है, रिलायंस ने खरीद लिया, फिर भी एक अच्छा ब्रांड था, समझ सकते हैं। अब बिग बाजार की ना ब्रांचेस है इंडिया के अंदर बहुत सारी ब्रांचेस, ऐसे करके बिग बाजार फैला हुआ है। और एक बिग बाजार का बच्चों क्या हेडक्वार्टर है, एक बिग बाजार का हेड ऑफिस है। ठीक है। अब ये अलग अलग बिग बाजार के शोरूम्स हैं जो खुले हुए हैं पूरे इंडिया में। मैंने मतलब बहुत सारे हैं, तो बस मैं इतने से दिखा रहा हूँ। इनके पास शोरूम के पास हर शोरूम पे क्या होगा? एक मैनेजर होगा जो कि शोरूम का ध्यान रखता होगा, शोरूम के अंदर किस चीज़ की कमी है, किस गुड्स की कमी है। तो मैनेजर क्या करता है? डेली शोरूम के स्टॉक को चेक करता है, फिर वो जाकर एक लिस्ट बनाता है कि उसे कुछ आइटम सही है, क्योंकि उसके पास कुछ आइटम्स का स्टॉक कम हो रहा है, तो ये आइटम्स उसको चाहिए। तो वो ये आइटम खुद डायरेक्टली नहीं खरीदता, ये आइटम की जो लिस्ट होगा वो हर स्टोर का मैनेजर कहाँ भेज देगा? हेडक्वार्टर भेज देगा, हेड ऑफिस भेज देगा। और हेड ऑफिस फिर सारे ऑर्डर्स को कलेक्ट करता है। और बेटा ऐसे करके जब पूरे इंडिया से डेली के ऑर्डर आते हैं, वो बहुत ज़्यादा बल्क में आते हैं, बहुत ज़्यादा बल्क में आते हैं। और डायरेक्टली फिर जाकर ये लोग प्रोड्यूसर से खरीदते हैं। क्यों खरीदेंगे होलसेलर से?
होलसेलर खुद इतना नहीं खरीदता होगा प्रोड्यूसर से जितना ये खरीदते हैं डेली के बेसिस पर। और जब ये इतना हैवीली क्वांटिटी में गुड्स को खरीदते हैं तो इन्हें बहुत हैवी डिस्काउंट भी मिलता है। तो इन लोगों ने गुड्स को खरीदा और इन्होंने अलग अलग डिपार्टमेंट पर, अलग अलग डिपार्टमेंटल स्टोर पर अपने गुड्स को पहुंचा दिया, क्योंकि गुड्स इतने सस्ते में खरीदा तो ये सस्ते में बेच पाते हैं। इस वजह से इन ऐसी जगह पर ना डिस्काउंट भी मिल जाता है। तो सेंट्रलाइज परचेजिंग इसी को बोलते हैं कि एक जगह से ही परचेजिंग हो रही है, सेंट्रली हो रही है, एक जगह से परचेज हो रही है। हर डिपार्टमेंट अपनी परचेज अलग अलग नहीं कर रहा, एक जगह से ही परचेज हो रही है। मैनेजर रिक्वायरमेंट की लिस्ट हेडक्वार्टर को भेज देता है, वहां से ही परचेजिंग करी जाती है। ठीक है। सेंट्रल लोकेशन, लोकेशन ऐसी होती है जहां पर लोग आसानी से पहुंच सकें, सिटी के बीच के एरिया होता है। सर्विसेज, तो डिपार्टमेंटल स्टोर प्रोवाइड अ नंबर ऑफ सर्विसेज एंड फैसिलिटी टू द कस्टमर। जैसे पोस्ट ऑफिस, पहले के टाइम पे जरूरी थी, अब के टाइम पे इतनी जरूरी नहीं बची। पहले पे लोगों पे टेलीफोन बूथ नहीं होते थे, अब तो हर लोग मोबाइल रखेंगे तो उनका काम नहीं होता, बट फिर भी कोर्स में है तो पढ़ लो। रेस्टोरेंट भी प्रोवाइड करवाते हैं। हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट है। कभी कभी डिपार्टमेंटल स्टोर इतने बड़े होते हैं कि लोगों को पूरा पूरा दिन निकल जाता है वहाँ पे शॉपिंग करते करते, पूरा पूरा दिन निकल जाता है, तो वहीं पर अंदर रेस्टोरेंट बना देते हैं ताकि लोग शॉपिंग करते करते भी खाना खा सकें। ठीक है। पैकिंग, फ्री होम डिलीवरी भी ये लोग प्रोवाइड करवा देते हैं। कभी मैंने तो देखा, एक बार हम बिग बाजार में जाके इतनी हैवी शॉपिंग कराए, हमारी हवा खराब होगी कि ये आइटम हम लोग अपनी गाड़ी तक पहुंचाएं कैसे। तो उन्हीं का एक बंदा आया और वो आइटम हमारी गाड़ी में रख के गया, एकदम मजे में, कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई। एलिमिनेशन ऑफ मिडिल मैन, बेटा मिडिल मैन को एलिमिनेट कर देती है। दीज आर द रिटेलर्स, हम कंज्यूमर सीधा प्रोड्यूसर से खरीदते हैं, बीच में होलसेलर कहाँ गया, भाड़ में, हटा दिया। एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट भी करते हैं लार्ज स्केल पर। आपने देखा होगा बिग बाजार के ऐड काफी सारे आते थे टीवी पर। ठीक है, काफी सारे एडवर्टाइजमेंट करते थे, इससे कस्टमर अट्रैक्ट होते हैं इनकी साइड। नेक्स्ट है मल्टीपल शॉप्स चेन स्टोर्स। देखो ये थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट होता है, ध्यान से समझना। आप लोगों ने बाटा का नाम सुना है। अब बाटा के शोरूम्स होते हैं हर शहर में, है ना। लिवाइस, लिवाइस के शोरूम होते हैं हर शहर में। डोमिनोज, डोमिनोज हर शहर में मिल जाएगा आपको अब तो आप लोग क्या देखते हो कि इनका इंटीरियर एक जैसा होता है, इनका प्रोडक्ट एक जैसा होता है, प्रोडक्ट का प्राइसेस भी हर जगह पर एक जैसा मिलता है, मिलता है नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि ये एक सिंगल जगह से ऑपरेट करे जाते हैं। ये ब्रांचेस तो खुल गई लेकिन सिंगल जगह से ऑपरेट करे जाते हैं। जैसे मेरे अलीगढ़ में बाटा के ही 2 शोरूम है, 2 डोमिनोज है। दोनों डोमिनोज पे आप चले जाओ, दोनों डोमिनोज का टेस्ट ऑलमोस्ट सेम मिलेगा, प्राइस सेम मिलेंगे। ठीक है, इंटीरियर भी लगभग लगभग सेम मिलेगा। ऐसी बाटा के शोरूम का चेंज सेम मिलेगा, ऐसी लिवाइस के शोरूम का सेम मिलेगा। क्यों सेम मिलता है? क्योंकि दे आर ऑपरेटेड फ्रॉम अ सिंगल प्लेस, सेंट्रली इनको ऑपरेट करा जाता है। ठीक है। अच्छा, ये डिपार्टमेंटल स्टोर की तरह अलग अलग आइटम में डील नहीं करते। जैसे बाटा के जगह जगह पर दुकानें खोली जाएंगी, एक ही जगह से उसको ऑपरेट करा जाता है, सेम जगह से, सेंट्रल हेडक्वार्टर से, हेड ऑफिस से उसको ऑपरेट करा जाता है। ठीक है। अब बाटा की खाली दुकानें ही खोली जाती हैं अलग अलग। ठीक है, उसे किसी डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर नहीं खोला जाता। ठीक है, वो खाली शूज में ही डील करेगा। तो मल्टीपल शॉप रेफर्स टू अ नंबर ऑफ आइडेंटिकल, यानी कि सेम सेम रिटेल शॉप्स खोली जाती हैं डिफरेंट पार्ट ऑफ द सिटी में। दी शॉप्स आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन। तो बाटा के जितने भी आप शोरूम देखते हो वो बाटा ही ओन करता है। ठीक है। दीज चेन स्टोर्स में बी एस्टेब्लिश बाय द मैन्युफैक्चरर और द ट्रेडर्स। खुद मैन्युफैक्चरर एस्टेब्लिश करता है। तो पहला क्या होता है, लार्ज साइज। तो चेन स्टोर्स ऑपरेट ऑन अ लार्ज साइज। ह्यूज इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड टू सेट अप द आइडेंटिकल शॉप इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द सिटी। बेटा सस्ते में नहीं लग जाती, काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो बाटा ने जिस जगह पर भी अपनी शॉप्स खोल रखी होंगी वहां पर काफी हैवी इन्वेस्टमेंट लगा होगा। स्पेशलाइज इन वन लाइन, ये बेटा अलग अलग प्रोडक्ट में डील नहीं करते। बाटा का मतलब जूते, तो वो खाली जूते में ही डील करेंगे। खाली किस में डील करेंगे? जूते में ही डील करेंगे। बाटा T20, T20 काटो यहाँ से। सेंट्रलाइज परचेजिंग, अच्छा इनकी भी परचेजिंग कैसी होती है? सेंट्रलाइज होती है। हर दुकान पर एक मैनेजर होगा जो कि अपनी डिमांड किसे देगा? बाटा के हेड ऑफिस को देगा। हेड ऑफिस से इकट्ठा ऑर्डर दिया जाता है, बल्क में खरीदते हैं, बहुत हैवी डिस्काउंट मिलता है, जिससे कि उसके बाद जो गुड्स आता है वो अलग अलग प्लेसेस पे भेज दिया जाता है। बात ही समझ में नहीं है? ये भी सेम डिपार्टमेंटल स्टोर वाला करते हैं। फोर्थ है बच्चों, यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होंगे डिसेंट्रलाइज सेल। लेकिन इनकी सेल कैसी होती है? डिसेंट्रलाइज होती है। मतलब ये खरीदते तो एक जगह से हैं लेकिन बेचते ये अलग अलग जगह पर है। खरीदेंगे तो ये एक जगह से, परचेज तो वो यहाँ से करेंगे। ठीक है, लेकिन उस परचेज गुड्स को अलग अलग प्लेसेस से बेचा जाता है। तो जब एक जगह से खरीदा जाएगा तो सेंट्रल परचेजिंग, यानी कि एक जगह से ही कंट्रोल हो रहा है। लेकिन जब अलग अलग जगह बेचा जाएगा तो उसे बोलते हैं डिसेंट्रलाइज परचेजिंग, डिसेंट्रलाइज्ड परचेजिंग। ठीक है, ये होता है फर्क। फिर क्वालिटी, ये जनरली गुड क्वालिटी प्रोडक्ट में डील करते हैं, ब्रांडेड प्रोडक्ट में डील करते हैं, महंगे प्रोडक्ट में डील करते हैं। ठीक है।
इसी वजह से लोग इन पर ट्रस्ट करते हैं, इसी वजह से लोग इनके ऊपर ट्रस्ट करते हैं। स्टैंडर्डाइज ब्रांडेड प्रोडक्ट में डील करते हैं ये। एलिमिनेशन ऑफ द मिडिल मैन, क्योंकि ये बल्क में खरीदते हैं, ये भी बेटा होलसेलर को क्या कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। इनके प्राइसेस यूनिफॉर्म मिलते हैं। आप किसी भी बाटा के शोरूम पे चले जाओ, कोई भी मॉडल का शूज उठाना, वही सेम मॉडल का शूज किसी भी बाटा के शोरूम पे आपको सेम प्राइजेस का मिलेगा, सेम प्राइजेस का मिलेगा। फिर होता है कैश सेल्स इन चेन स्टोर्स, नो क्रेडिट इज गिवन। चेन स्टोर्स में कुछ भी क्रेडिट नहीं मिलता। आपके पास पैसे, आप जाके खरीदिए, नहीं है छोड़ कर आ जाइए, कोई उधारी नहीं मिलेगी। चाचा की दुकान तोड़ना है तो उधारी मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक, जो है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो कि है हमारा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो जीएसटी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, कब इंट्रोड्यूस करा गया था, जुलाई 2017 को, ठीक है। अंडर द अर्लियर टैक्सेशन सिस्टम फॉर इनडायरेक्ट टैक्सेस, वेरियस टाइप ऑफ टैक्सेस वर लेविड सच एज सर्विस टैक्स, वैट, एक्साइज ड्यूटी एक्सेट्रा। जीएसटी मर्ज दिस टैक्सेस इनटू वन। देखो मैं आपको बताता हूँ पहले के टाइम पे क्या होता था। वैट अलग से लगता था, कस्टम अलग से लगता था, एक्साइज ड्यूटी अलग से लगता था, ठीक है। सीएसटी सेंट्रल सेल्स टैक्स अलग से लगता था, वैट अलग लगता था, सर्विस टैक्स अलग लगता था। इतने सारे टैक्स में तो मिनिमम मानो, जब आप इंपोर्ट करोगे तो आपको ये टैक्स देना पड़ेगा। और जब इंपोर्ट होके वो डॉक पर आता था ना, शिप पे जो गुड्स आता था, वहां से क्लियरेंस के लिए आपको ये वाला टैक्स देना पड़ता था। फिर अगर आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट अपना गुड्स बेच रहे हो तो ये वाला टैक्स देना पड़ता था। अगर आप सेम स्टेट बेच रहे हो तो ये वाला टैक्स देना पड़ता था। अगर आप कुछ सर्विसेज में डील कर रहे हो तो ये वाला सर्विसेज का टैक्स देना पड़ता था। इतने सारे टैक्सेस थे पहले, ये तो और भी थे, ये तो मैं बता रहा हूँ, बस एक जनरल एग्जाम्पल दिया। गवर्नमेंट ने बोला हटाओ इन सबको उठा के एक टैक्स लेकर आएंगे, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब आपको इन्हीं में डील करना है, अब आपको इन्हीं में डील करना है। हम आपको कोई और टैक्स कोई देने की जरूरत ही नहीं है। इसी वजह से मोदी जी ने बोला भी था गुड एंड सिंपल टैक्स, ठीक है। ये अभी पढ़ते हैं, लेकिन इससे पढ़ने से पहले हम इसको थोड़ा समझ के देखते हैं। तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में पहला क्या होता है, कॉम्प्रहेंसिव टैक्स लेवाई ऑन द सप्लाई। सप्लाई का मतलब सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब भी आप किसी सप्लाई गुड्स को बेचोगे या सर्विसेज को बेचोगे, उस पर जो टैक्स लगेगा वो खाली जीएसटी लगेगा, और जीएसटी के अंदर ही सारे टैक्सेस इंक्लूड होते हैं। यानी कि अब आपको अलग से अलग अलग टैक्सेस लगाने की जरूरत नहीं है, उन सारे टैक्सेस को कॉम्प्रहेंसिव कर दिया गया है, मिला दिया गया है और एक टैक्स लगा दिया गया है। मोस्टली सब्स्टिट्यूट ऑल द इनडायरेक्ट टैक्सेस, अब सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस की जगह पर एक ही टैक्स लगाया जाता है। सिंगल टैक्स लेवाइड एट ऑल स्टेजेस, हर स्टेजेस पे इसी टैक्स को लगाया जाता है। मतलब अगर प्रोड्यूसर होलसेलर को बेच रहा हो तब भी यही टैक्स लगेगा, होलसेलर रिटेलर को बेच रहा हो तब भी ये टैक्स लगेगा, रिटेलर कंज्यूमर को बेच रहा हो तब भी ये टैक्स लगेगा, एक स्टेट के अंदर बेचना तब भी ये टैक्स लगेगा, दो अलग अलग स्टेट में बेचना तब भी यही टैक्स लगेगा, ठीक है। टैक्स ऑन वैल्यू एडिशन, अगर ये टैक्स जो लगता है ना बेसिकली प्रॉफिट पे लगता है, ठीक है। टैक्स के ऊपर टैक्स इसके अंदर नहीं लगेगा। इसे समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कैस्केडिंग इफेक्ट को रिमूव करता है, यानी कि टैक्स के ऊपर जो टैक्स लगता था पहले वो खत्म हो गया। अब टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं लगता, टैक्स पर टैक्स नहीं लगता। जब टैक्स पर टैक्स लगना खत्म हो गया, क्लियर है, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि अब टैक्स उस वैल्यू पे लगेगा जो वैल्यू प्रोडक्ट को बढ़ा रही है। यानी कि अभी प्रोडक्ट 10,000 का है, कोई उसे 4,000 का प्रॉफिट लेके 14,000 पे बेचेगा, तो जो टैक्स लगेगा ना, एडिशनल जो टैक्स लगेगा वो 4,000 रुपये पे लगेगा, क्योंकि 10,000 पे तो टैक्स जा चुका होगा। अब उसे कोई 4,000 का प्रॉफिट लेके बेच रहा है तो खाली 4,000 रुपये पे एक्स्ट्रा पे जीएसटी लगेगा, टैक्स पर टैक्स नहीं लगेगा। दोबारा 14,000 रुपये पे जीएसटी देने की जरूरत नहीं है। अब इसको पढ़िए, तो जीएसटी इज टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो पता ही है क्या टैक्स है, जो कि गुड्स और सर्विसेज के सप्लाई पर दिया जाता है। अंडर जीएसटी नो डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन द गुड्स एंड सर्विसेज फॉर लिवाइंग ऑफ टैक्स, तो गुड्स एंड सर्विसेज के बीच में कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं करा गया। बात ही समझ में आप नहीं आई, यानी कि गुड्स को भी और सर्विसेज को भी सेम तरीके से ट्रीट करा जाएगा। इट विल मोस्टली सब्स्टिट्यूट ऑल द इनडायरेक्ट टैक्सेस, सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को सब्स्टिट्यूट कर चुके हैं, ठीक है। बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ अलग टैक्स लगाती थी, स्टेट गवर्नमेंट कुछ अलग टैक्स लगाती थी, इंडिया के अंदर कुछ अलग अलग इनडायरेक्ट टैक्सेस थी, सबको सब्स्टिट्यूट कर दिया, एक ले आई जीएसटी। जीएसटी है सिंगल टैक्स, जीएसटी क्या है, एक सिंगल टैक्स है एट अ नेशनल लेवल टू बी लेवाइड एट ऑल द स्टेजेस राइट फ्रॉम द मैन्युफैक्चर अप टू द फाइनल कंजम्पशन। अभी मैंने बताया था, यानी कि पूरे देश के अंदर लागू हो चुका है हर स्टेजेस पर, यानी कि चाहे मैन्युफैक्चर होलसेलर को बेचे तब भी जीएसटी, होलसेलर रिटेलर को बेचेगा तब भी जीएसटी, रिटेलर अल्टीमेट कंज्यूमर को बेचेगा तब भी जीएसटी। अंडर जीएसटी एवरी पर्सन इज लायबल टू पे टैक्स ऑन हिज आउटपुट। आउटपुट मतलब जब आप सेल करोगे, जब बच्चों आप क्या करोगे, सेल करोगे, तो बेसिकली मान के चलो मैंने 1 लाख का गुड सेल करा, इस पे 18% जीएसटी लगा 18,000 रुपये का, तो 1,18,000 रुपये बच्चों मेरे पास आएंगे या फिर नहीं आएंगे, आया ना।
तो 1,18,000 रुपये मेरे को रिसीव हुए, उसमें से 18,000 रुपीज़ मेरे को गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा, क्योंकि वो टैक्स गवर्नमेंट का है। तो 18,000 रुपये मिले जो किसी पार्टी ने मेरे को ऐसा जीएसटी दिया था, वो मैं अपनी जेब में नहीं रख सकता, मुझे क्या देना पड़ेगा, गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। क्लियर है? एंड इज एंटाइटल टू गेट इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन द टैक्स पेड ऑन इज इनपुट, देयरफॉर इट इज अ टैक्स। अब समझ के देखना, मान के चलो जो 1,00,000 रुपये गुड्स मैंने आगे बेचा था, वो गुड्स मैंने खरीदा था 80,000 का। उस 80,000 रुपये में मैंने 18% टैक्स देना पड़ा होगा। उस 80,000 रुपये पे मेरे को 18% टैक्स देना पड़ा होगा। जो 18% टैक्स हुआ बच्चे, वो कितने का हुआ, 8 × 64 और 8 × 80, तो 6,400 और 14,400, तो 14,400 का टैक्स मैंने किसी को दिया होगा। ये टैक्स जो था मैंने पे करा, और ये जो टैक्स हुआ वो मुझे क्या हुआ, रिसीव हुआ, हाँ या ना। 18,000 का टैक्स मुझे क्या हुआ, रिसीव हुआ। तो गवर्नमेंट पता क्या बोलेगी मेरे से, देखो भाई 14,400 रुपये का टैक्स तुमने दिया है, 18,000 रुपये का टैक्स तुम्हें मिला है, एक काम करो, इसमें से 14,400 रुपये तो अपने पास ही रख लो। यानी कि ये तुम्हारा क्या हो गया, इनपुट टैक्स क्रेडिट हो गया, क्योंकि ये तुमने ऑलरेडी पे कर दिया है। ठीक है, ये ऑलरेडी तुमने अपनी जेब से पे कर दिया है। अब हमें जो टैक्स चाहिए वो कितना चाहिए, हमें जो अब टैक्स चाहिए वो खाली 3,600 रुपये चाहिए। तो गवर्नमेंट को कितना पे करना है, बचे कुछ अमाउंट पे पेमेंट पे करनी है। अभी 3,600 रुपये लगा किस पे, बेटा 80,000 रुपये का गुड्स हमने 1,00,000 का बेचा, हमें प्रॉफिट कितना हुआ, वैल्यू एडिशन कितनी हुई, 20,000 हुई, नहीं हुई। 20,000 का 18% कितना होता है, 3600। अभी 3600 रुपये गवर्नमेंट के पास जाएगा। डेट इज वाई बोला गया कि टैक्स पे टैक्स नहीं लगता, कास्केडिंग इफेक्ट को रिमूव करता, टैक्स ऑन वैल्यू एडिशन है, इसी वजह से ये चीज बोली गई है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं की फीचर्स इसके। द टेरिटोरियल स्प्रेड ऑफ जीएसटी इन द होल कंट्री। अब जीएसटी पूरे कंट्री में लगता है, जब आया था तब शायद जम्मू कश्मीर में नहीं लग रहा था, बट अब होल कंट्री में लग रहा है, अब सारी कंट्री, पूरी कंट्री में लग रहा है। जीएसटी इज एप्लीकेबल ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज अगेंस्ट द प्रेजेंट कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्स ऑन द मैन्युफैक्चर और सेल ऑफ गुड्स और द प्रोविजन ऑफ टैक्स। तो बेसिकली यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्सेप्ट को हटा दो, यहाँ पे पास्ट कॉन्सेप्ट है। आपकी बुक में प्रेजेंट दे रखा था, मैं इसे पास्ट मान रहा हूँ क्योंकि जीएसटी लागू हो चुका है, लागू होने वाला नहीं है, लागू हो चुका है। ठीक है, तो जीएसटी अब उन गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई पर एप्लीकेबल होगा जिस पर पहले वाला कॉन्सेप्ट था, जिस पे अलग अलग, यानी कि मैन्युफैक्चर गुड्स एंड सर्विसेज पे अलग लगेगा, प्रोविजन पर अलग लगेगा। ठीक है, उसको क्या कर दिया इसने, चेंज कर दिया। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स अगेंस्ट द प्रेजेंट प्रिंसिपल ऑफ ओरिजिन बेस्ड टैक्सेशन। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन मतलब जो टैक्स की जो स्कीम है वो कहाँ पर इस गुड्स को कंज्यूम करने वाले हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जब स्टेट चेंज होती हैं, आप समझ के देखना, जब स्टेट चेंज हो रही हैं तो उन जब स्टेट हमारी चेंज हो रही हैं उस टाइम पर ये देखा जाता है कि किस स्टेट में गुड्स जा रहा है, तो वहाँ से टैक्स को कलेक्ट करा जाएगा। क्लियर है? तो जिस जगह पर डेस्टिनेशन है गुड्स की कंज्यूम होने की, वहाँ से टैक्स कलेक्ट करा जाएगा। पहले वाले स्ट्रीम में ऐसा नहीं था। Import of goods and services is treated as interstate supply and would be subject to IGST addition to the applicable custom duties। अगर हम गुड्स को इंपोर्ट करते हैं तो उसे बोला जाता है इंटरस्टेट सप्लाई, मतलब ऐसी जो कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट से सप्लाई हुई है और उस पर क्या लगता है, IGST लगता है। ये आप लोगों ने अकाउंट्स में पढ़ लिया होगा बहुत अच्छे से। TGST, SGST, IGST, ये 3 कंपोनेंट्स होते हैं किसके, GST के, और इनके जो रेट डिसाइड होते हैं वो म्यूचुअली डिसाइड होते हैं सेंटर और स्टेट में। ठीक है, देयर आर 4 टैक्स स्लैब्स, नेमली 5% का टैक्स स्लैब होता है, 12% का होता है, 18% का होता है, 28% का होता है। और देयर इज नो टैक्स ऑन एक्सपोर्ट। अच्छा, जीएसटी के अंदर एक्सपोर्ट पर आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है, फिर अगर आप SEZ मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के अंदर हो। मैंने पढ़ाया था ना आपको स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, वो पढ़ाए थे हम। हिली एरियाज पे अगर कुछ फैक्ट्रीज वगैरह को सेटअप करते हैं, बैकवर्ड एरियाज में करते हैं, रूरल एरियाज में करते हैं, यहाँ पर डेवलपमेंट चाहिए, तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स होते हैं, वहाँ पे भी टैक्सेशन का रिलीफ मिलता है। अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं वहाँ पर भी टैक्सेशन का रिलीफ मिलता है, क्योंकि ये इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्मॉल बिजनेसेस के लिए। ठीक है बच्चों, तो हमारे इस वन शॉट में आज के लिए इतना ही था। आई होप आप लोगों को ये वन शॉट बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, हमारी डेली लाइफ से जुड़ा हुआ था, काफ़ी चीज़ें आप लोगों को नहीं पता लगी होंगी। ठीक है, इसके अंदर तो बच्चों फिर हम यहीं पर अपना वन शॉट एंड करते हैं। तब तक के लिए गुड बाय एवरीवन, टेक केयर।